कि जब पैदा हो गए तो फिर जब सफाई होने लगी, बच्चा बाहर आ गया, कुमार विश्वास पृथ्वी पे आ गए, तो मेरी बुआ ने देखा कि मेरी माँ के हाथ पे लोई लगी हुई है, फैली हुई। जो वो लोई बना रही थी तो वो लोई फैली हुई लगी हुई थी। तो जब मैं थोड़ा लोकप्रिय हुआ, थोड़ा पैसा कमाना शुरू किया और पता चला कि गांव में चर्चा चलती है ना कि वो मास्टर जी के छोटे वाले लड़के ने गाड़ी खरीदी ली, बड़ी वाली, फला कर लिया, ये खरीदा है, मकान बनाया है, इतने पैसे मिलते हैं। तो मेरी वो बुआ भी दिवंगत हो गई, वो सदा कहती थी कि वो तो अपनी रोटी लेके पैदा हुआ। क्या हाल है? मतलब जैसे कहते हैं ना कि 40 से आगे जाने पे ना आदमी ऐसे दोराहे पे खड़ा होता है जहां एक तरफ तो पीछे मुड़कर देख रहा होता है कि आया कहां से हूं, अभी तक करा क्या क्या है, और महत्वाकांक्षा और थकान के बीच में एक जंग शुरू हो गई होती है। तो कई बार जब उसकी थकान ज्यादा हावी होती है तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी प्रगति समझा के कंसोल करता है कि देखो यार इतना तो करा है, मेरे सोचो ना मैं आया कहां से हूं यार, आई ट्रैवल ले लाऊं 100 रुपए के लिफाफे का कवि, देखो यार चार्टर तक आया यार, ठीक है यार, ओके यार। लेकिन फिर वो जहां जिन लोगों में उसने एक नई जिंदगी बना ली होती है पिछले 15 सालों में सफलताओं की, उनकी सफलताएं आगे या उससे आगे की जो उसकी स्पर्धा है वो उसे और प्रेरित कर रही होती है कि यार तुम 40-50 अप्रोच करने वाले आदमी हो, कल परसों के लड़के 23-23, 24-24 साल के ये जो है ऐसा ऐसा एम्पायर खड़ा किए हुए, इतना इम्पैक्ट है इनका, तुम क्यों थक रहे हो? कहते ना, हार बैठे जीवन का दाव जीतते जिसको मरकर वीर, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, आह तुम इतने अधिक अधीर, कामायनी में जो लिखा है प्रसाद जी ने, तो ये आती है। तो मैं इन दिनों उस दोराहे पे खड़ा हूँ। मतलब महाभारत के युद्ध में जब आपने पाला खींच के ये कहा कि या तो इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है महाभारत पढ़ते हुए कि मेरा जैसा आदमी सोचता था कि महाभारत में एक अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए थी जो बाहर खड़ी होके समीक्षा कर रही होती कि ये गलत किया, ये गलत किया। इसलिए महाभारत कई बार हमें कंफ्यूज करता है कि कृष्ण ने ठीक किया क्या, ये दुर्योधन क्या सचमुच इतना खराब था, सवाल उठते हैं। तो मैं वहां खड़ा हुआ हूं इस समय। तो कभी महत्वाकांक्षा जीतती है, कभी थकान। इसमें एक ही सुख है जिसके प्रति प्रसन्न हूं, लालच कभी नहीं जीतता। मैंने बड़े सुयोग पूर्वक और बड़े खुद को समझा के, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक असुरक्षा से पैदा हुए बच्चे हैं, बिल्कुल। तो लेकिन साथ साथ उनका जो अनुशासन था, सात्विक अनुशासन पिताजी का, और माँ की मेरे की जो लोक है उनके अंदर, वो लोकगीत गाती थी, घर परिवार की सबसे ज्यादा गाने, नाचने, बनाने, सजने संवरने, घर से ही करने वाली महिलाओं में, ससुराल पक्ष में भी और मायके में भी, उनके रहने से रौनक रहती थी। मेरी माँ के हो घर में, नाम बताइए। रमा मेरी माँ, और पिताजी का चंद्रपाल शर्मा। तो उनसे मुझे लोक का ज्ञान मिला, जितना मेरे कंठ में जो गायन है, जब मैंने विधिवत गायकी नहीं सीखी है और गायकी अलाउड भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, मतलब इतना अनुशासन था और इतना ज्यादा गायकी के खिलाफ माहौल था घर में कि अगर पिताजी अचानक घर में घुसे, प्रोफेसर थे वो, और मैं गाना गा रहा हूँ बाय द वे, तो वो कहते थे कि भाई इनको एक हारमोनियम और ला दो, 2 चक्कर लगाएंगे जरा बाजार के तो कुछ कमा लाएंगे। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म हुआ हमारे यहाँ जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पिलखवा है, उसके पास एक जगह धौलाना, छोटा सा गाँव है, छोटा सा कस्बा है। 70 के दशक में मैं 70 में पैदा हुआ, 10 फरवरी 70 को बसंत पंचमी थी उस दिन। अच्छा। उस दिन मैं पैदा हुआ। स्कूल की ओर चलते हैं। हाँ। और मैं 5:30 बजे सुबह पैदा हुआ। चाय और नहीं, चाय भी ली मैंने। आइए। फिर तो बचपन तो जैसा मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है कि आत्मानुशासन भी बहुत होता है, बाहर का अनुशासन भी बहुत होता है, और लक्ष्य बहुत ज्यादा होते हैं, ये करना है, वो करना है। दुर्भाग्य से मेरे जो पिताजी हैं वो साहित्य के प्रोफेसर तो हैं और रहे हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, संस्कृत की परंपरा के आदमी हैं, बट वो उनको अपना विषय कभी इतना पसंद नहीं था। अच्छा। उनको लगता था हिंदी मिल्किंग नहीं है,
ऐसा नहीं है। राइट। वो अंग्रेजी के प्रोफेसर्स को देखते थे जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, वो मैथमेटिक्स वालों को देखते थे जो कोचिंग में पढ़ा रहे थे। उनको लगता था मेरी एक ही सैलरी है, ये 5 बच्चे इनको पढ़ाना है। और उस जमाने में आपको पता हो कि चाचा ताऊ के बच्चे भी घर आके रहते थे। मतलब मेरी बुआएं, दादाओं की 3 दादा थे, उनकी बेटियां सब मेरी बुआएं मेरे घर से पढ़ी हैं। अच्छा। उन्होंने वहीं बीए किया है पापा जी के कॉलेज से ही। पापा जी ने उनकी शादी की है, लड़के ढूंढे हैं। चाचा मेरे वहीं आके रहे हैं। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप काम छोड़ दें, मतलब आपको पढ़ना ही है, आपको इंजीनियर बनना ही है, आपको डॉक्टर बनना ही है। तो ये एक थोड़ा सा अनुशासन था। और मेरा बचपन से ही शुरुआती दौर से गाना, नृत्य, ये हो रहा है, घर में फंक्शंस हो रहे हैं, इनमें बड़ी रुचि थी। अच्छा। लेकिन उन दिनों ये बात कह पाना बहुत मुश्किल था कि मुझे कवि बनना है, मुझे ये बनना है। तो और सबसे छोटा था घर में मैं। अच्छा। 5 भाई बहनों में जी, यंगेस्ट वन। तो इसलिए आत्मानुशासन में बीता। मैं ये नहीं कह रहा कि वंचित बचपन बीता, ऐसा नहीं था। धर्मयुग आती थी घर में, साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था जी। ईश्वर सिंह बैस की वो पढ़ता था मैं। फिल्म समीक्षाएं पीछे पेज पे छपती थी, याद है? ईश्वर सिंह बैस क्या बढ़िया फिल्म समीक्षाएं करते थे। बिल्कुल। और कादम्बनी में सार संक्षेप छपता था पीछे किसी एक उपन्यास का। और धर्मयुग सबसे बढ़िया, मतलब धर्मयुग तो एक लंबे धर्मयुग के अंक हमारे घर में बाकायदा लगे पड़े थे। अच्छा। उसमें भी होली अंक आता था जिसमें मंचीय कवियों की कविताएं आती थी, प्रकाश आदित्य के, लड़ बीकानेरी की, शैल चतुर्वेदी की, इन सब की कहानियां आती थी। जी। तो कादम्बनी के बड़े बड़े अंक पूरे वर्ष भर लगे रहते थे। 62 का, 63 का, 64 का, ऐसे करके। तो पढ़ाई लिखाई का बड़ा माहौल था घर में, बहुत ज्यादा। और दूसरा, पिताजी जो कि प्रोफेसर थे, तो अड़ोस पड़ोस के जो स्कूल टीचर्स थे या जो कवि थे। नमस्ते, प्रणाम। मैं तब 10 मिनट हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम कुमार विश्वास। बहुत टीवी पर चर्चा। अरे नहीं, कल से इससे कई इसके सामने दोबारा कहिए। दिल से कह रहे हो तुम्हें लोग अपना बच्चा आ गया। आपका आशीर्वाद है। तो आप यहीं दादी के पास आनंद में हो, हैं? हम चले स्कूल। छुट्टियां हैं बेटा, ऊपर क्लासेस चल रही हैं। हाँ, अभी जाते हैं। वो क्या आते हैं? सब मिलना चाहते हैं। अभी आई देखते हैं कि कैसे हम वर्चुअल क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो कैसे अगले 50 साल कैसे प्लान किए जाएं। पिछले 50 साल तो आराम से हो गए जब एक झोपड़ी से। नमस्कार, कैसे हैं? प्रवीण जी। तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार विश्वास है। मेरा नाम है कुमार विश्वास। और मैं गूगल करना है इनका नाम, इनको करोड़ों लोग सुनते हैं। मैं कविताएं लिखता हूँ, है ना, शायरी, कविताएं। मतलब प्रोग्राम में भी पढ़ता हूँ, फिल्म में भी लिखता हूँ। लड़कियां ज्यादा वो हैं, आगे हैं। वो सदा ही आगे होती है। वैसे टीवी कम देखा करो, अखबार पढ़ा करो। अखबार आता है स्कूल में, तो अखबार पढ़ा करो, टीवी कम देखा करो। मैगजीन पढ़ा करो, टीवी कम देखा करो। मैथमेटिक्स कितने लोगों को अच्छा लगता है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। यार मैथ में बहुत यार कम लोग निकले। हिस्ट्री, इतिहास कितनों को अच्छा लगता है? देखो साहब, ये देखिए आप, इतिहास को देखिए। ओ हो इतिहास ज्यादा। और हिंदी की किताब पढ़ना किसको इतना अच्छा लगता है? हिंदी की कविताएं, कहानियां, तो सबको ही अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा मत बताना कि दूसरा बता रहा है मैं भी बता दूं, सच में बताना। और अंग्रेजी की कहानियां, किताब पढ़ना कितना अच्छा लगता है? कितने लोगों को हाथ उठा के बताओ। बहुत पिछड़ी हुई अंग्रेजी, देखो 5 आदमी 6 नहीं मिले, एक इधर मिला बस सिर्फ। कविता याद है किसी को हिंदी की? कोई? किसको याद है? हिंदी अंग्रेजी कोई भी सुनाओ बेटा। हाँ बेटा सुनाओ। वीरों का कैसा हो बसंत आ रही, हिमाचल से पुकार है। गरजता बार बार, प्राचीन पश्चिम पूर्व अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिग वीरों का कैसा हो बसंत। वाह, बहुत अच्छे। वहाँ क्यों ना आप मोनिता को सरप्राइज करें। अरे कहाँ पर हैं आप, बताइए। मोनिता, आवाज आ रही है? नमस्कार, मेरा नाम कुमार विश्वास है, कैसी हैं आप? नमस्ते
आपके हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ। आपके स्टूडेंट आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं सब लोग। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर और बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे स्कूल में आए, हमारे गांव में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैंने पूछा कि आपको कौन इंग्लिश पढ़ाता है, तो उन्होंने बताया कि आप चंडीगढ़ से पढ़ाती हैं। तो मुझे आपका सब पता चल गया कि आप चंडीगढ़ से पढ़ाती हैं, आपका नाम क्या है और आपके विद्यार्थी जो हैं बड़ी उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए। साल में एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन बच्चों के लिए करा करूंगा। एक दिन सारे कवियों को बुला के और आप सारे टीचर्स भी ऑनलाइन रहा करेंगे। करेंगे, पक्का करेंगे। मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। राम गया और राम गया है में 3 महीने लगे थे मुझे पता करने में कि वेंट क्या होता है। और चलिए आप क्लास पढ़ाइए, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार सब कविता याद रखना भाई। पापा फिर जा रहे हैं हम लोग? हाँ, उधर जाएंगे अभी तो। हम तो अभी उधर ही हैं, उधर ही बैठे हुए हैं हम। और मैं आपको वो भेजूंगा नए वाले वीडियो, अभी भिजवाऊंगा। मैं नीलेश से नंबर लेके आपको भिजवाऊंगा। हाँ क्या बात है पापा, वो कविता याद है। तुम भी याद कर लो, दादा को याद है, समझे? इस बार लड्डू तुमको भी सुनवाता हूँ मैं कविताएं। ये मैं बड़ा सरप्राइज था, मम्मी ने आते ही कहा कि अगर हम किसी के फैन हैं मैं भी खारिज हो गया हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज तो सबसे बढ़िया तो इन्होंने बता दिया कि हम जानते हैं। हमारा तो जीवन इसमें सार्थक हो गया है। 3 पीढ़ियां पता चल गई देखो हमको। 3 जनरेशन तक बात पहुंच गई। क्या कर रहे हैं वो लोग? आवाज कर रहे हैं। ये इसको शूट का बहुत आइडिया। अरे वो उसने एक्शन वैक्शन बोला भाई। उसने हाँ, ये बहुत रोल बोला उसने। जाता हूँ तो आती हैं। हाँ अभी आया, परसों में बॉम्बे में था तो मुझे कि आपका इनका कॉन्वर्सेशन पृथ्वी में हो सकता है। हाँ। तो मैं थोड़ा बिदक गई, भाग जाएगी तुम लोग जुटाओगे। क्या मन का है। ये 3 साल की उम्र से है ना स्टोरी टेलर? अच्छा फिर अच्छा 4 से है। कौन सी स्टोरी सुनाती हो? अब ये 4 हो। इनका प्रॉब्लम यह है कि आपने कम कर दिया, हद हो गई। जस्टिस तो बड़ी हुई। राइट। नहीं हाँ 4 इयर्स। अरे अभी नहीं, टाइम है। काउंटिंग होने में दिक्कत हो गई थोड़ी। पता नहीं चला पाया। यस। हाँ बिल्कुल ठीक। तो मैं नंबर्स भी याद हैं भाई। तो स्टोरी अच्छा, मैं जो रेडियो में ना अंत में कहता हूँ बस इतनी सी थी कहानी, ये भी कहती हूँ, पता नहीं कहाँ से सीखी। बस इतनी सी थी कहानी। और स्टोरी का बिगिनिंग मिडिल एंड कि भाई और ये हुआ, फिर वो मंकी बहुत खुश हो गया, मतलब अच्छा। समाप्त हो गई कहानी। तो वो सेंस इसमें 3 साल में था। बड़ा अच्छा। फिर हमने क्या किया कि हमने और बच्चों को लॉन्च करना शुरू किया स्टोरी टेलर्स के तौर पे। स्कूल देख के बचपन याद आया? हाँ मतलब बिल्कुल ठीक ऐसा ही था। और जैसे आज के बच्चों में स्कूल को लेके एक थोड़ी वितृष्णा भी है और थोड़ा ये भी है कि एक काम है। हम लोगों की जिंदगी में कस्बों में स्कूल ही एकमात्र एक्सपोजर था। जब आप घर की 4 दीवारी से बाहर निकल के अपनी स्वायत्तता में होते थे। मेरी क्लास, मेरी बेंच, मेरा बस्ता, मेरा टिफिन। मैं तो शुरुआती दौर में टिफिन भी नहीं हुआ करता था। आपको याद है कि वो पुराने कपड़ों के वो बना करते थे रुमाल बड़े से। और उनमें अखबार में लपेट के माएँ जो हैं वो 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी बीच में रख के और दे दी। और पानी की बोतल नहीं हुआ करती थी। उस सामुदायिकता का क्या आनंद था कि सब लोग जो है वो नल पे लगे हुए हैं। तो मेरा नंबर, तेरा नंबर, एक आदमी खींच रहा है। मतलब उसमें तय नहीं था कि कौन खींच रहा है। मतलब आप पानी पी रहे हैं तो किसने पानी का हैंडपंप चलाया है आपको पता नहीं है, कोई भी चला रहा है। तो स्कूल देख के तो वही सब याद आया कि जो बैठे हुए हैं सपने, इनमें से कुछ पता नहीं कौन क्या बनेगा, कहाँ से यात्रा कैसे मुड़ेगी अपने आप में। फिर आगे कैसी रही यात्रा उसके बाद? तो फिर इंजीनियरिंग का दबाव पिताजी का, उनको लगता था कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ और मुझे बनना चाहिए। उस दौरान जो है वो सबसे ज्यादा तनाव का वक्त था मेरे। ज्योतिषी भी कहते हैं कि ये बहुत ही खराब वक्त है। ज्योतिष के लोग जब मेरी जन्म कुंडली देखते हैं कहते हैं ये सबसे टफ पीरियड है भाई। अच्छा। वो 5 या 6 साल जिंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण साल है।
सबसे कष्ट के साल है, डिप्रेशन के साल है। और अगर मैं आज ये स्वीकार करूं, वही वो साल है जिनकी मैं कमाई आज तक खा रहा हूं। चाहे लोकप्रियता हो, चाहे पैसा हो, चाहे स्वीकृति हो, चाहे आत्मदीप्ति हो जो जनता में जा रही है, जिसको जनता पसंद करती है, कुमार विश्वास को जिस काम से, वो सिर्फ वही साल हैं। क्योंकि उस जमाने में 80 के दशक में ये कहना कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, मैं कविता पढ़ूंगा, मैं बीए करूंगा, वो कोई दिन था याद है वो? हाँ, मतलब वो क्या था कि मास कट हो गया था। जैसे बच्चे पढ़ने अपने छुट्टी अपने आप चले जाते हैं। तो मेरा जो रूममेट था, उसके पिताजी, वो पंजाब का था लड़का। अच्छा। उसके पिताजी फौज में थे। किस क्लास और किस उम्र की बात हो रही है? ये मैं बता रहा हूँ ग्रेजुएशन के, मतलब इंजीनियरिंग की शुरुआत थी, सबसे पहले साल की। ओके। तो उसके पिताजी ग्रेजुएशन उसमें थे, फौज में थे। उन्होंने कुछ किताबें बच्चे को पढ़ने को दे रखी थी कि भाई जब अपना ये ना पढ़ो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ो, तो फिर वो भी IIT की तैयारी कर रहा था लड़का, सोचता था और IIT चला जाऊंगा, वही सोचता था। तो वो कुछ खाली वक्त में किताब रिलैक्स करने के लिए पढ़ता था। वो चला गया। तो मेरा रूममेट था, तो जैसी जिज्ञासा होती है कि इसका सामान देखूं, इसने क्या क्या रख रखा है। तो मैंने वो किताबें निकाली, तो उनमें किताब थी, वो उसकी कीमत थी 1 रुपया। अच्छा। और किताब पर नीचे लिखा हुआ था, लेखक का नाम श्री रजनीश। अच्छा। और किताब का टाइटल था माटी कहे कुम्हार से। तो मैं उसे पढ़ने लगा। हमारे कस्बों में धार्मिकता की जो पहचान थी, वो थी हरि सत्संग मंडल या भागवत होनी। आर्य समाज के भी प्रवाचक उन दिनों बहुत आते थे, और मेरे पिताजी दोनों तरफ जाते थे, क्योंकि शहर के वो बृहस्पति थे। PG कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर साहब। बिल्कुल। हिंदी का प्रोफेसर बहुत सारे ऐसे काम करता है जो उसके लिए नियत नहीं होते। जैसे शहर के सबसे बड़े सेठ के बच्चे का कार्ड लिखना, शहर में विधायक जी का सम्मान होना है तो उसका सम्मान पत्र लिखना, रिटायरमेंट का भाषण देना, तो हिंदी के मास्टर साहब से माना जाता है कि ये कर देंगे। कोई कवि गोष्ठी हो रही है तो उसके शुरू में स्वागत भाषण देना, बिल्कुल, ये समीक्षाएं लिख देनी। तो मेरे लिए वो नई किताब थी, मेरे लिए धर्म की नई व्याख्या थी, जीवन की नई व्याख्या थी। मैं गया हूँ बोलने के लिए 4th क्लास से। अच्छा। 4th क्लास से डिबेट बोलने गया मैंने। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि अपनी निजी जो अंदर की आवाज है उसके विपरीत मत जाइए, क्योंकि उसके विपरीत जाने का मतलब है ईश्वर के विपरीत जाना। ईश्वर ने आपके अंदर एक ध्वनि दी है, आपकी आत्मा ने, आत्मा क्या है? ईश्वर ही है ना, उसने एक ध्वनि दी है। तो मैंने किताब वही बंद की और मैं बैठ गया। तो मैंने सोचा कि हमारी ध्वनि क्या है अंदर से। तो अंदर से ध्वनि आई कि यार तुम तो कवि आदमी हो, तुम्हें तो कविता लिखनी है, गाना गाना है, और मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, डायोड, ट्रायोड, चिप्स थ्योरी, है ना, बर्नौली इक्वेशंस, ये चल क्या रहा है। तो फिर मैंने कहा यार कि ये तो खराब चल रहा है। फिर बहुत देर सोचा ये क्या कर सकता हूँ। उन दिनों होल्डोल आता था, मैंने होल्डोल में सामान भरा, उसे बंद किया। एक लोहे का बक्स था जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था। फिर बाहर गया, जाड़ों की रात थी, दूर पे एक तांगे वाला मिला, इक्का वाला, उसको लेके आया, स्टेशन आया, घर आया। घर वालों ने सोचा पता नहीं क्यों आ गया है, पूछा, उन्हें लगा, पहले हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। वो ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सामान क्यों लिया है? क्लास पूरी करो, और फिर अगर तुम्हें कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है या तुम्हें नहीं लग रहा है तो अगली तैयारी करो, IIT की तैयारी करो, मेहनत करो। बताया नहीं। फिर बहन को बताया अपनी को, मुझसे बड़ी, जो मोदी कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर एंड हेड है। उनका नाम वंदना शर्मा, उसी ने मेरा नाम रखा। अच्छा। विश्वास कुमार शर्मा से कुमार विश्वास उसी का रखा हुआ नाम है। अच्छा। उसको पहली बार बताया, उसने वो तो आश्चर्य पड़े, उसने कहा तू क्या पागल है, क्या कर रहा है तू, ये ऐसे कैसे चलेगी? पापा जी कहते हैं इंजीनियर बनना है, IIT क्रैक करनी है, फला करना है, ये करना है। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो ये करूंगा। उसने माँ को बताया, माता जी रोने लगी, समझाने लगी। माँओं का अनुशासन आप जानते हैं ना, भारतीय परिवार में तो बड़ा वैसा मामला है। बिल्कुल। मेरी माँ तो बिल्कुल बहुत ही टिपिकल इंडियन वुमन, मतलब जो पति की इच्छा आज्ञा है वही अंतिम सत्य है टाइप का, उस तरह की महिला रही हैं। उन्होंने कहा तो बिल्कुल। मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल, उन्हें अंदाजा था कि इनका गुस्सा बहुत ज्यादा है और ये बर्दाश्त करेंगे नहीं। वो कहे कि तूने गड़बड़ कर दी, अब तो ये बहुत परेशान करेंगे तुझे। भाई दोनों बाहर थे। बड़ा भाई इंजीनियर हो चुका था, वो कोटा में टेक्सटाइल इंजीनियर था, उससे छोटा प्रोफेसर हो चुका था। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में जगदलपुर, बस्तर में प्रोफेसर। मैं रहा हूँ जगदलपुर में। आप रहे हो? मैं रहा हूँ मैं। हाँ, तो बस्तर क्योंकि पिताजी वहाँ पे जियोलॉजी की फील्ड वर्क करते थे। अच्छा। उन्हीं के माध्यम से मुझे बस्तर पता चला। सींधी, तो रीवा में स्कूल गया हूँ मैं। वो वहाँ रहते थे। फिर पिताजी पे विस्फोट खुला। अच्छा।
नहीं तो वो तीली किसने जलाई? वो तीली मेरी माता जी ने, दूत वो थी? दूत वो थी। उन्होंने कभी बोला बाला, हाँ हाँ, रात को बोला होगा। सुबह जब मैं उठा हाँ, तो बड़ा हल्ला भाई, हाँ। बुलाया, भाई क्या बात है, क्या सुनना हो। पहले तो पिताजी को लगा हाँ। कि ऐसी खुमार आया दिमाग में, 2 झापड़ में हाँ, और 3 डांट में, 3 मुड़की में खत्म हो जाएगा सारा। तो उन्हें लगा कि हो जाएगा। अब हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी। जीवन में पहला पिताजी से पहला आत्म साक्षात्कार था इस तरह का, है ही नहीं ना। तो ये मैंने अभी अपने खेत के लिए खरीदी हैं। अच्छा। लेकिन ये तो ताजी हैं, अभी ये पकी नहीं है। कूड़ कहते हैं हमारे यहाँ से। अच्छा। आजकल तो बड़ी महंगी बिकती है भाई, बुग्गियों से मंगवाते हैं हम इनको। बिल्कुल। तो अभी मैंने पुराने कूड़ गांव से खरीदे हैं, और अब तो हमारे यहाँ जो गाय हैं, हमारे खेत वाली, वो ही अपना कर देंगी जो कुछ करना है। ये एक जो उपला है, कंडा कहते हैं यहाँ पे। हाँ, हमारे उपला कहते हैं। 15 रुपए का मिल जाए। अच्छा जी। लेकिन ये देखो आप, ये उपले अलग तरीके का। हमारे यहाँ जो उपले ना वो गोल हैं। हाँ है, वो भी देखे मैंने, गोल वाले। और हमारे यहाँ जो दीवारें बनी हुई हैं घर की, उन पे महिलाएं पात देती हैं। अभी मैंने हाल में एक वीडियो देखा कि कितने निशाने से एकदम जाके पड़ता है। और पता है हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि वो एक आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, और वो बहुत देर तक ये खड़ा होकर देखता रहा कि यार गाय ने गोबर कैसे किया होगा। वो उपले को देख के कह रहा है कि यार गाय ने गोबर किया होगा तो कैसे किया होगा। तो पिताजी ने साहब समझाया, साहब बकवास बंद करिए, ये है बहुत ऐसे, बकवास बंद करिए, चलिए। अच्छा। कब जाना है, पेन का टिकट कराओ तुम अपना। अच्छा। और ज्यादा समस्या है, तुमको फ्रस्ट्रेशन है कि भाई IIT नहीं हुआ, तो IIT की तैयारी करिए। क्या बकवास है ये। और ये फालतू, ये इसके बाद करना जो लिखना पढ़ना है, दुनिया करती है। फलां जी ये थे, ढिमका जी ये थे, वो इंजीनियर के कविता लिखते थे, वो IAS थे, वो कलेक्टर थे। उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन से लेके और A.O. ह्यूम तक अच्छा मुझे सब बता दिए। अच्छा। कि वो इटावा के कलेक्टर थे जब उन्होंने कांग्रेस बनाई है, फला ज्ञानी आदमी हो। मैं फिर चुप हो गया। उन्होंने शाम को लौटे हुए इस कॉलेज से, हाँ भाई वो रिजर्वेशन हुआ, कराया तुमने? रिजर्वेशन कराने जाना पड़ता था हापुड़। अच्छा। आपको याद है पहले रिजर्वेशन होते थे, वो फाइल खोल के देखता था 22 को है कि नहीं, 4 सीटें, और वो होती थी मना कर देता था नहीं है, विधायक जी के लिए रखी है। तो उन्हें लगा कि जाएगा रिजर्वेशन कराने के लिए, तो मैं गया नहीं। अच्छा। उन्होंने फिर डांटा। फिर उन्होंने अपने किसी चेले को बुला कर कहा जाओ इनका रिजर्वेशन करा कर लाओ। वो चेला जो था वो सेफ्टी वाल्व बना। अच्छा। मुझे पता था इसके सामने मुझे बहुत नहीं पीट सकते या बहुत गरिया नहीं सकते, तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कैसे नहीं जाओगे, ये बारे कान पे दो। उसने गुरुजी चुप रहिए। अरे सुन तू, मेरा जो घर का नाम पिंटू। अरे पिंटू सुन, दिमाग खराब हो गया है, फला हो गया है, ढिमका हो गया है। फिर वो 10, 12 दिन, 15 दिन का बड़ा त्रासद पीरियड बीता। उसमें सबसे बड़ा खामोशी रही होगी। खामोशी नहीं, इसमें सबसे माँ बाप चिल्ला लें तो ठीक रहता है। खामोशी कई बार ना, जैसे मेरे फादर बहुत चट्टान किस्म के आदमी हैं, बट वो भी बहुत दुखी हुए, उनकी आंखें भी भर आई। मेरी माँ तो काफी रोई, रोती रहती थी लगातार। बाद में भी मेरी माँ ने मेरे ग्रेजुएशन के पहले साल जब मैं BA करने आया, उसके बाद दूसरे साल तक बहुत व्रत रखे हैं। अच्छा। हर बार ये उनको लगता था कि चारों बच्चे ठीक हो गए, बड़ा वाला इंजीनियर, उससे छोटा वाला इंस्टीट्यूट टॉपर, प्रोफेसर, उससे बेटी इतनी बढ़िया, ये एक लड़का आखिर में था। और उन्हें मेरे से उम्मीद बहुत थी कि शार्क खूब है, तो ये कुछ करेगा, IAS बन जाएगा, IITian बन जाएगा, शायद घर के भाग्य सुधर जाएं, एक कलेक्टर घर में आ जाए तो भाई ठीक हो जाता है ना। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में तो यही बहुत है कि घर में एक तहसीलदार हो जाए, कलेक्टर हो जाए तो हाँ क्या बात हो जाएगी। तो वो बहुत रोई। और आज उनके प्रति जो मेरी थोड़ी चिंता ज्यादा रहती है, या उनकी इच्छा ही मेरे लिए आज्ञा रहती है, उसके पीछे के वो दिन है बेसिकली। मुझे उनका वो रोना, उनका पूजा करना, उनका फिर मुझे समझाने की कोशिश करना, वो मुझे बहुत याद रहता है। वो बहुत परेशान करता था उस समय। तो फिर हमने BA में पढ़ने का तय किया। अब देखिए हम आए हैं नवंबर में कि हमें इंजीनियर नहीं बनना, एडमिशन खत्म हो चुके हैं। BA में तो एडमिशन हो जाता है जुलाई में, राइट। तो हमने, मेरे पिताजी ने कहा कि कर लो जो तुम्हारा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जो मेरे लाइफ में बड़ा इसने असर किया। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है भाई, मेरे और भी बच्चे हैं, 2 बच्चे और पढ़ रहे हैं मेरे, और तुम ये मूर्खतापूर्ण प्रयोग कर रहे हो, तो तुम एक काम कर लो, अब तुम्हें जीवन में जो करना है वो तुम अपने पैसे से करो, कमाओ, खुद करो। अभी चूंकि तुम्हारी उम्र कम है, तो 18 साल तक तुम्हें 2 जोड़ी कपड़े देना और 2 वक्त खाना देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बदले में नहीं, ऐसे थोड़ी, इसके बदले में तुम्हें घर के सारे काम
करने पड़ेंगे। दूध लाना है, गेहूं पिसा के लाना है, अच्छा। सब्जी लानी है, चिट्ठी छोड़ के आओ, हाँ। डाक खाने से पूछ के आओ, बैंक में पैसा जमा कराने जाओ, बैंक से पैसा लेके आओ। हाँ। पहले तो टेलर से मिलता था ना वो पैसा लेके आओ, उतने ही पैसे आते थे, 500 रुपए निकाल लो बिल्कुल बिल्कुल सैलरी में से। तो वो मौन स्वीकृति मैंने दे दी। अच्छा। फिर उन्हें लगा कि इसके आत्मविश्वास के पीछे कोई और कारण भी है। तो उन्होंने क्या हुआ, दिवाली के बाद की कोई महफिल थी घर में। अच्छा। तो दिवाली रही होगी या हाँ हाँ मेरे भाइयों को बिठा के हाँ मेरी माँ के सामने उन्होंने अपने टिपिकल कड़क अंदाज में कहा हाँ कि अगर किसी ने इसको 1 रुपया दिया, कि कोई गुप्त स्रोत है, ऐसा लगा। अगर, हालांकि उन्हें पता था होगा नहीं, सब काउंटेड था, अगर किसी ने इसे 1 रुपया दिया तो मेरे से उसकी संबंध समाप्त हो जाएंगे। तो वो भी डर गए, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो अब समस्या आई नीलेश बाबू के फार्म कैसे भरें प्राइवेट का। कितना रुपए देना था? 123 रुपए। अच्छा। 123 रुपए का फॉर्म भरना था। लाइब्रेरी फ्री थी कॉलेज की, पिताजी की वजह से। एक खान चाचा थे, उनका नाम था जुल्फिकार अली खान, वो लाइब्रेरियन थे, तो उनको शायरी से बड़ी निस्बत थी। अच्छा। और इस वजह से उन्हें हम भी अच्छे लगते थे। लड़का को शेर वेर सुनाता है, कहता है कुछ। तो फार्म कैसे भरें? तो हमारे शहर में एक पत्रकार थे, शिव कुमार गोयल, बड़े पत्रकार थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वंदे मातरम के सहायक संपादक रहे। धर्म जगत के बड़े पत्रकार थे, सारे शंकराचार्य, सब बड़े लोग, सब उन्हें जानते थे। वो तपस्वी लोग जो होते थे ना पुराने, बैठे हैं लिख रहे हैं टाइप, उस तरह के पत्रकार थे वो। तो मैं उनके घर पत्रिकाएं फ्री आती थी बहुत सारी, तो मैं उनके घर जाता था शाम को पढ़ने पढ़ाने के लिए। पुलिया भी बैठते हैं। हाँ। अच्छा। तो मैं जो है उनके यहाँ गया, मैंने उनको कहा कि चाचा जी को काम दिला दीजिए। अच्छा। पढ़ने लिखने का, ये उन्हें सूचना तो मिल ही चुकी थी। हाँ। छोटे से कस्बे में बातें फैल जाती, हाँ हाँ 2 मिनट में। हाँ। उन दिनों आपको याद है कि एक वो अंधी राहें वाहें करके कोई एक नशे पे सीरियल आता था दूरदर्शन पे, ओके, है ना, जिसमें वो शाहरुख के जो दोस्त हैं जिन्होंने शाहरुख को पहला चांस दिया था, वो काम जो वासवानी, विवेक वासवानी शायद उसमें एक्टिंग करते थे। राइट। और वो अंधेरी राहें या कुछ करके नशे के खिलाफ एक अच्छा सीरियल आता था। राइट। तो मुझको आई फ्लू भी था थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो मोहल्ले में तो ये भी बात फैल गई कि ड्रग्स के चक्कर में अच्छा लौट आया नशा वशा, जबकि मैंने आज तक कभी बियर भी नहीं पी पाई, सिगरेट तंबाकू मैंने कुछ खाया पिया नहीं लाइफ में आज तक भी। तो बड़ा ही अपमानजनक था। जो साथ के बच्चे थे, जो जूनियर्स थे, जो आगे अगली क्लासेस में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए, कोई कहीं चला गया, डिप्लोमा में भी चले गए, उन्होंने भी बातचीत बंद कर दी थी, मिलना जुलना बंद कर दिया था। कस्बों में ऐसा होता है ना कि इनका बच्चा बिगड़ गया, उससे बात मत करो, उनके पास मत जाओ, तो बच्चे उस तरह से बात नहीं करते थे। पर उस अंधेरे का बड़ा फायदा रहा कि फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, घर में कोई बात कर नहीं रहा है, तो घर में जो धर्मयुग आती थी, कादम्बिनी आती थी, उसको पढ़ने का अभ्यास रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार काम तुम्हें क्या दिलाऊं, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। फिर मुझसे बोले कि तुम कहानी लिखोगे। तो जो पत्रकार थे उन्होंने, हाँ जी, बच्चों के लिए। हाँ। तो मैंने कहा हाँ जी। तो बोले तो धर्म कथा विशेषांक आ रहा है, अच्छा, एक पत्रिका का नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, ठीक नहीं है, हाँ, उसका धर्म कथा विशेषांक आ रहा है, हाँ, तो उसमें 2 कहानी लिख दो तुम। अच्छा। तो 64 रुपए कहानी के मिलते थे। तो मैंने कहा मैं लिख देता हूँ। जो बड़े छोटी पत्रिका होती है बच्चों की, इनमें नाम जो छपते हैं शंकराचार्य, इन सब के नाम, तो बड़े लोग जनरली खुद नहीं लिख पाते हैं, उनको समय भी नहीं होता, उनका काम भी नहीं होता, रेयर ही लिखते हैं। तो जनरली बात की गंभीरता है, उस जमाने में क्या होता था कि लिख लेते थे लोग, लिखवा ली कहानी तो वही है रामायण से महाभारत से, और ऊपर लिख दिया। तो मैं 2 कहानियां लिख के ले गया, वो कहानियां दिल्ली ले गए, वो दिल्ली जाते थे। अच्छा। तो उन्होंने जाके उस पत्रिका के संपादक को दी, वो उनके बड़े प्रिय मित्र थे कि 2 कहानी पढ़ो, लेखन शैली ठीक थी, लिखना ठीक आता ही था। उन्होंने कहानी तो अच्छी है पर ये दोनों छप चुकी हैं, मतलब यही विषय सेम भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कच्छ देवयानी प्रसंग छप चुका है, अब इसमें क्या करोगे, कच्छ भी वही रहेगा, देवयानी भी वही रहेगी, शर्मिष्ठा भी वही रहेगी, खत्म हो गई कहानी, इससे आगे क्या होगा। अच्छा, दूसरी कहानी भी ऐसी कोई थी, वो भी छप चुकी थी। फिर बोले साहब अब क्या करें, अब क्या करें। फिर मैं और कहानियां लेके गया, रामायण से या महाभारत से, जो मैंने सुनी थी या जानी थी, थोड़ा पढ़ा लिखा 3, 4, 5, 10 दिन में। फिर 2 कहानियां ले गया, उसमें से 1 स्वीकृत हुई। फिर 2 कहानियां लेके गया तो उसमें 1 स्वीकृत हुई। 6 में से 2 कहानियां मिली। तो सबसे पहले पैसे तो उनके आए। तो 123 पूरे हो गए? नहीं, 123 पूरे नहीं हो, अभी रुकिएगा, अभी रह गया, बजट रह गया, 12-15 रुपए रह गए कि अब इसका क्या करें। अच्छा।
तो युगवार्ता एक एजेंसी हुआ करती थी जी। जो लेख लिखवा के अखबारों को देती थी। जी, आज जी, भी होगी बिल्कुल। निश्चित रूप से। मुझे आज भी उसका पता याद है। अच्छा। 6M भगत सिंह मार्ग, अच्छा। शिवाजी स्टेडियम। अच्छा। और उसमें एक धर्मपाल जी बैठा करते थे, धर्मपाल कौशिक जी, जो उसके संपादक होते थे। उन्होंने शिव कुमार जी को पत्र लिखा था या फोन पे कहा होगा कि मकर संक्रांति के लिए वो चाहिए, लेख चाहिए। अखबार में जाता है ना मकर संक्रांति। जी जी। उन्होंने मुझसे कहा मकर संक्रांति पे कुछ लेख लिख सकते हो? मैंने कहा हाँ आचार्य जी लिख लाऊंगा। मैं घर गया और सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने की पोजीशन और पिता में भीष्म का कथन और ये वो करके खिचड़ी क्यों पकाई जाती है और खान पान में क्या है, लिखा के मैं ले आया। वो चला गया। उसके मिला करते थे 35 रुपए। अच्छा। तो वो 35 रुपए मिले मुझे। जल्दी मिल जाते थे या वक्त भी नहीं, तो लगता होगा? वक्त लगता था, लेकिन मेरे पास वक्त इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट के फॉर्म भरे जाते हैं फरवरी तक। तो नवंबर से तो मेरे पास एक समय था कि मैं ये पूरा कर लूंगा। हाँ। आते आते और मैंने ये काम शुरू कर दिया था कि मुझे हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर 3 से MBA करनी है। मुझे करनी थी तीनों लिटरेचर से, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो जब मैं पूछने के लिए गया ये बात, तो उन्होंने कहा कि 3 लिटरेचर एक साथ नहीं ले सकते, आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस लो या कुछ और लो। तो मुझे हिस्ट्री ठीक लगी, हिस्ट्री ले लेता हूँ। तो मैंने हिस्ट्री ले ली। तो पहली साल का फॉर्म मैंने ऐसे भरा। पहली साल में जो सबसे खूबसूरत बात हुई BA के पहली साल में, वो ये बात हुई कि एक प्राइवेट स्टूडेंट ने, जिसको दिसंबर में पहली बार पता चला कि उसे BA करनी है, अप्रैल में उसने एग्जाम दिए। मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की। मेरा भाई जो इंग्लिश का प्रोफेसर है उसने मुझसे बात नहीं की, उसको भी मना था। एक भाई मेरा वाइस चांसलर है, अब महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है, संस्कृत के अधिकारी विद्वान है वो मेरे भाई साहब, बड़े अद्भुत पॉलिटिकल साइंस के आदमी, लेकिन विद्वान बहुत हैं। उन्होंने भी बात नहीं की, डर के मारे, पिताजी का अनुशासन था। लेकिन पहली साल में मेरे 76% नंबर आए, जो रेगुलर के बच्चों से ज्यादा थे। वाह 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 वाह। तो तब मेरे पिताजी के कुछ प्रोफेसर्स ने कहा कि आप गलत कर रहे हो इस बच्चे के साथ। जो बच्चा 3 महीने में आके इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और उसमें ऐसा लिख रहा है कि उसको एग्जामिनर जो है वो 76% नंबर दे रहा है। हिस्ट्री में तो मुश्किल ही था, हिंदी इंग्लिश में भी बहुत ज़बरदस्त नंबर थे। क्योंकि अगर जॉन डन क्लास में है तो उसकी तो एक कविता है, एक्सट्रेसी है, तो या 2 कविताएं उसकी। लेकिन मैंने जॉन डन फिर पूरा पढ़ लिया, मतलब जितना पढ़ सकता था मैं। बेन जॉनसन पढ़ लिया, मेटाफिजिशियम पढ़ लिया, फिर मेटाफिजिशियम को छायावाद से जोड़ लिया। कसबाई खालीपन बिल्कुल किताबों से भर रहे हैं, बिल्कुल। वाह। तो वो बड़ा लिया। तो जब मैं लिखने के लिए गया BA की पहली साल में, तो निश्चित बात है मैं आज सोचता हूँ कि अगर मैंने जॉन डन डिस्क्राइब जॉन डन एज ए मैथाफिजिकल पोइट, तो मैंने वो 7 पेज का आर्टिकल लिखा। The term metaphysician was coined by Ben Jonson in the life of Cowley. First time it was used there. नई कंसीट कैसे हैं, तो निश्चित रूप से BA का जो एग्जामिनर रहा होगा उसके लिए वो अद्भुत भाषा रही होगी कि ये क्या बच्चा है। तो वो नंबर नहीं काट पाया। तो 50 में से पता चला कि आपको 46 नंबर मिल गए। वाह। 46। वाह। तो मेरा जो भाई इंग्लिश का लेक्चरर था, प्रोफेसर था, उसको आश्चर्य हुआ कि नंबर कटे कहाँ, क्योंकि 3 तो व्याख्या है और 4 क्वेश्चन है, एक नंबर भी कटता तो 7 नंबर कटते, यहाँ तो केवल 4 ही कटे। तो वो तेज बोलते हैं थोड़े मेरे भाई साहब, ये पूरे दे दिए, कैसे हो गया ये? तो पहली बार लगा, लेकिन फिर भी पिताजी का आक्रोश जो है वो कम नहीं हुआ। अच्छा। तो बात चलती रही। कभी इस दौरान उनसे बात, सामना, एक कमरे में अकेला हो जाना? अब अगर आपको कसबाई अंदाजा है तो वो जमाना वो था कि अगर वो कमरे में है तो हम वहां नहीं रहेंगे, तो ये संभव नहीं था। और अगर बैठे भी है तो उतनी देर आप चुप बैठे रहिए। वो आपको बस सिर्फ आदेश, आप सुनो पानी लेके आओ जरा, सुनो चाय लेके आओ जरा। तो मेरी बेटी आज भी हंसती है, आज भी हंसती हैं। 82 के हो गए हैं वो, और मैं उनको कोई ज्ञान दे रहा हूँ अपनी बेटियों को, ये यू शुड डू दिस, और हम वहाँ बाहर घूम रहे हैं, दुनिया में कहीं भी हैं। नाउ दे आर ग्रोन अप किड्स, बड़ी बेटियां हैं वो। तो क्या होता है, जैसे फोन बजा, उस पर आया पापा, तो मेरी जो बातचीत की तरीका है, जी भाई जी, तो वो मेरी बेटी कहती, हाँ बोलो लाउड, बोलो जोर से बोलो, व्हाट हैपेंड। जबकि वो अपने दादा से बात करती है बिल्कुल कंफर्टेबल, बाबा ये है, वो आराम से बात करती हैं, और उनसे वो आराम से बात करते हैं बॉस। वो सारी सीमाएं जो हमने कभी अतिक्रमित करने की सोची भी नहीं, उन सारी सीमाओं को वो ध्वस्त कर देते हैं। जैसे हम ये मान नहीं सकते थे कि मेरे पिताजी केक काटेंगे, और अभी उनकी हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी सारे भाइयों ने मिलके, काफी सारे उनके पुराने दोस्त, साथ काम करने वाले आए थे।
अगले दिन बर्थडे थी, बड़ा प्रोग्राम था उसमें मेरे निजी जगत के सारे मित्र, कोई मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई फिल्म स्टार है, सब आए थे पापा को मिलने के लिए, जो जो उन्हें पसंद है कि मेरे को अच्छा लगता है लड़का। जैसे आपकी अगर कहानी पसंद है तो मैंने कहा नीलेश आ जाओ भाई पापा जी, तो आप सब पहुंच गए। तो उससे पहली रात पोतियों ने मिलके, पोते पोतियों ने रात को 12 बजे वो सो रहे, 10 बजे सो जाते हैं वो, दुनिया भाड़ में जाओ, क्योंकि सुबह उठ जाते हैं 5 बजे। पोते पोतियों ने जग के और कमरे में जाके और हल्ला मचा के बाबा हैप्पी बर्थडे और जमा के, और फिर बाबा ने सब कुछ काटा वाटा। तो मैं पीछे खड़ा यही कह रहा था, मैंने कहा देखिए क्या परिवर्तन है। जैसे बातचीत तो उनसे नहीं होती थी। फिर सेकंड ईयर में एक क्रिएटिव दुर्घटना हुई। मंच के कवियों के बारे में मेरे मन में वितृष्णा थी, और उसके बीज पड़े हमारे कस्बे के कवि सम्मेलनों से। अच्छा। पिलखवे के कवि सम्मेलनों से। पिलखवे में जो कवि सम्मेलन होते थे छोटे छोटे, पिताजी उसमें महत्वपूर्ण आदमी की तरह रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो जमाना था, आपको याद हो 80 का दशक, जब मंचों पर सुरा सुंदरी चल रही थी, और शायर का कुछ खुमार में रहना, मतलब नीरज जी के बारे में तो माना ही जाता था कि नीरज जी बिना सुरूर के नहीं पढ़ेंगे। तो ये वक्त था। पिताजी उन आयोजन मंडली में थे। अच्छा। तो वहां से कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की घर में आती थी, और वो बहुत गुस्सा रहते थे। ये कवि कहते हैं खुद को, ये इसने ऐसा किया, वो उसने ऐसा किया। तो मेरे मन में ये था, ये भी एक कारण रहा हो कि उनको पसंद नहीं था आपका इस रास्ते पर जाना। नहीं, उनको दुनिया, हाँ, ये पसंद भी नहीं थी। उनको ये भी लगता था आर्थिक असुरक्षा में कि कवि बनना, पढ़ना लिखना इस तरह का, इससे कुछ हासिल नहीं है, ब्रेड एंड बटर तो कहीं से चाहिए। उनके पिता की तरह चिंता थी। हाँ, बिल्कुल, जिसको मैं समझ सकता हूँ पिता होने के बाद। तो मेरा कवि सम्मेलनों के प्रति वितृष्णा का भाव था। और दूसरा क्या था, बीए की पहली दूसरी साल में मैं जनवादी लेखकों के और लेखन के संपर्क में आ गया। गाजियाबाद में वर्तमान साहित्य छपती थी, उसमें सेरा यात्री संपादक थे, विभूति जी उसे निकालते थे। बीच बीच में उसमें अलग अलग सहायक संपादक आ गए, किसलय बंदोपाध्याय आए, अजामिल आए। तो मेरा लगातार आना जाना था, और मैं अवैतनिक रूप से उसमें छोटे मोटे काम करता था कि भाई ये पाठकों के नाम पत्र है, इनकी लिस्टिंग कर दो, इसको कर दो। शैलेश मठियानी नामवर सिंह का उन दिनों विवाद चल रहा था नई कहानी को लेके, मेरे को उसमें बड़ी रुचि थी। तो मैं रोजेनविच पढ़ रहा था, बर्टोल्ड ब्रेख्ट पढ़ रहा था, काफका पढ़ रहा था, कामू पढ़ रहा था, ज्ञानेंद्रपति पढ़ रहा था। और मैं मतलब अपने साथ के जो नए लेखक थे, जिनमें कात्यायनी हैं, एकांत हैं, एकांत श्रीवास्तव हैं, या बद्री हैं, तो बद्री नारायण की प्रेम पत्र उन दिनों बड़ी मशहूर हुई थी, उसको भारत भूषण मिला था। तो मैं उनके संपर्क में था। तो मेरे मन में एक सामान्य धारणा थी कि कविता तो यही है, ये सब तो क्या है कवि सम्मेलन का काम। तो गीत लिखता था, लेकिन लयात्मकता थी। तो हापुड़ में एक कवि सम्मेलन था, मेरे घर से 11 किलोमीटर दूर। मैं हापुड़ गया हुआ था लाइब्रेरी के चक्कर में, तो रात को वहीं रुक गया। मेरा एक दोस्त था राजीव, उसके घर रुक गया। कराने वाले राजीव के फूफा जी थे। तो जैसे घर के बच्चों की ड्यूटी लगा दी जाती है सबकी कि भाई चलो काम करो काम करो, तो वो भी मेरे साथ था। बोला यार फूफा जी ने बड़ा कहा कवि सम्मेलन है, चलो चले चलते हैं भाई, हम भी सुन लेंगे खड़े होके क्या कह रहे हैं कवि लोग। उस कवि सम्मेलन में समस्या ये थी कि जो 9 कवि बुलाए गए थे, वो सभी कवि सम्मेलन इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। बाल कवि बैरागी, काका हाथरसी, अशोक चक्रधर, रमानाथ अवस्थी, जहां तक मुझे याद है देवराज दिनेश भी उसमें थे। वायरल कवि थे। वायरल के सचमुच के कवि, दे वर द रियल पोएट्स। सब बड़े कवि थे। तो ये समस्या हुई कि यार ओपनर कवि बुलाना भूल गए। अच्छा। तो ये शाम से ही बात शुरू हो गई थी 4-5 बजे से। तो फिर तय हुआ कि जो शहर के कवि हैं उनको बुला लिया जाए आप लोग के। तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा, संयोजक महोदय ने, जैन साहब ने, DK जैन साहब ने, कि शहर के कवियों को बुला के लाओ। तो जैसे वहाँ एक बड़े प्यारे गीतकार थे प्रेम निर्मल जी, उनके यहाँ भेजा। लेकिन क्या हनक के लोग होते थे, उन्होंने कहा कि जब हमें आज तक कभी नहीं बोला तो अब हम चल के अब क्या करें, कर लीजिए आप लोग। वो भी लोग नहीं आए। अच्छा। तो संकट मोचन की तरह राजीव ने कहा कि वो ये भी गीत लिखता है। तो हमने कहा नहीं मैंने लिखा। नहीं लिखता है, गीत सुनाओगे? मैंने कहा नहीं मैंने लिखता हूँ। नहीं बेटा तुम जो भी लिखता हो तुम अच्छा कविता सुनाना। तो हमको एक फिलर की तौर पे अच्छा मंच पे बिठा लिया गया। साल कौन सा था? ये साल है 1988 जी। इस वर्ष 31 साल हो गए मुझे मंच पे, 31 ईयर्स। 3 से 4 हजार के आसपास रातें जग गया। तो मैंने गीत पढ़ा सबसे पहले नंबर पर, बाल कवि बैरागी ने संचालन किया।
उन्होंने कहा ये है वो है, और बड़ी जैसे वो बोलते थे कि बाहर के वटवृक्ष है लेकिन आपके घर की एक तुलसी है, हाँ। उसे भी आप अपनी श्रद्धा का जल दीजिए टाइप की बातें जी, जी। बेवकूफ बनाने के लिए जनता का की जाती थी। और बैरागी जी तो भाषा के अद्भुत खिलाड़ी थे और गद्य भी उनका मनहर था, पद्य तो मनहर था ही। उन्होंने मुझे पढ़ा और मुझे आज भी याद है कि वो मेरा नाम अटक कर बोले। अच्छा। कुमार विश्वास इनका नाम है और ये पास पे लखवा के हैं, आपके पड़ोसी हैं, पढ़िए। तो मैंने गीत पढ़ा नीलेश, याद है? मुझसे सुनो खूब गजलें मधुर गीत, मुझसे मेरा मात्र परिचय न पूछो, कि तपती दोपहरी में छत पर अकेली जो तुझको बुलाता था वो गीत हूँ मैं, कि मुंह ढांप कर नर्म तकिए के भीतर जो तुझको रुलाता था वो गीत हूँ मैं, तुम्हारे ही पीछे जो कॉलेज से घर तक जो हर रोज जाता था वो गीत। तो लड़के जो थे कैशोर्य भावुकता से उमगे हुए बच्चे जो थे, उन्होंने कहा अरे बहुत बढ़िया है, तो कमाल ही हो गया भाई। और सबसे बड़ी बात है कि अब मैं तो अभी फिर भी ठीक हूँ, इससे आधा ही था मैं। एक कृषकाय बच्चा छोटा सा पतला सा दुबला सा आके खड़ा हो और अच्छी आवाज से बोले और तालियां बजी, तो वंस मोर। कवियों को भी राहत मिली कि चलो भाई कोई फिलर आया, जब तक मूंगफली वाला मूंगफली बेचेगा, कुर्सियां वाला कुर्सी लगाएगा, तब तक एक आदमी जैसे कहते हैं ना हलवाई की पहली जलेबी भट्टी में तो पहली जलेबी भट्टी में ठीक डल गई। वंस मोर फिर खड़ा हुआ था। मेरे पे एक गीत और था, वो मैंने कोई गजल सी दौलत भी मिली है हमें शोहरत भी मिली है, पर उम्र है ये प्यार की हमको तो वही दे, कोई गजल सी ढूंढ के लाओ तो कहीं से। नजीर अकबर आबादी की धुन थी, इस पे भी तालियां साथ बज गई। साहब बैठ गए, तीसरी वंस मोर हुई तो मैंने उनको मना किया बैरागी जी को, साहब अब नहीं, मुझे अगला गीत याद ही नहीं था। हम बैठ गए, पहला दौर निबट गया। पहले दौर के बाद पीछे कभी बैठते, पहले 2 दौर में कभी सम्मेलन होते थे। सुबह 6 बजे तक, अब की तरह नहीं था कि 11 बजे, भोर की पहली किरण तक। मतलब कवि सम्मेलन की सफलता का माने क्या होता था कि भोर की पहली किरण तक कवियों ने कविताएं पढ़ी। 9-10 कवि हुआ करते थे। तो पहला दौर निपटा 1-1:30 बजे। मंच के पीछे चाय पकौड़ी की व्यवस्था थी, मूंगफली खाने की व्यवस्था थी। कवि उतर के पीछे चले गए, जनता घूमने चली गई, दोबारा आएगी जनता। तो अड़ोस पड़ोस के जिलों के कस्बों के आयोजक आए हुए थे सुनने के लिए, बड़ौत से, खेकड़ा से, बुलंदशहर से। पहले कोई कम्युनिकेशन तो था नहीं, पहले टीवी नहीं था, यही टैलेंट स्पॉटिंग का यही तरीका था कि सुनने जाइए और बुक कर लाइए। तो जिनके अगले 3-4 महीने में प्रोग्राम होते थे वो सुनने जाया करते थे, यार गाड़ी निकाल लो वहां सुन के आते हैं। 1-2 कवियों ने मिल जाता था, 2-3 से वो पहले परिचित होते थे, 1-2 रिकमेंडेशन से आता था, टीम बन जाती थी। पीछे आया तो आई वॉज द मोस्ट शॉर्ट पोइट, मतलब एवरीवन वाज कमिंग टू बुक मी। बाकी कवियों से लोग मिल रहे थे, उन्हें बुक भी कर रहे थे, लेकिन मैं एक ऐसा कवि था क्योंकि एक तो मैं उनके बजट में था, उन्हें पता था पता नहीं क्या छोड़ा मत जो भी लेता। बेटा आप बताओ, एक आए के बड़ौत वाले कि कहाँ हो तुम 22 तारीख को? अपन तो 22 तक खाली थे। 22 को खाली हो क्या? हम तो 22 तक खाली थे। मैंने कहा बताइए 22 को तुम फिर बड़ौत आ जाना, लिख लो, डेट लिख लो। संजय मूर्ति चौराहे पे कवि सम्मेलन है और लाला की धर्मशाला, उसमें रुकने की जगह है, लिख लो। और ये आएंगे कुंवर बेचैन साहब भी, इनके साथ आ जाना। मैंने कहा हाँ जी, क्या पैसे तुम्हारे करा दें? अब भाई मेरे को आज तक ही पैसे नहीं मिले, इस प्रोग्राम के भी नहीं मिले थे जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा? तो क्या पैसे आपके करा दें? मैंने कहा जी देख लें, तो हम अपने आप देख लेंगे। अच्छा। आप बेफिक्र रहो। अच्छा। पता दो, तुम्हारा पता क्या है? पता दे दिया, चिट्ठी आती थी ना, जी जी, पता दे दिया। तो भाई मैं उस रात जब वहां से सुबह को जा रहा था तो मेरे पास 7 कवि सम्मेलनों की बुकिंग थी आगे। माय गॉड। और जब प्रोग्राम निपटा सुबह को 5 बजे तो आयोजक ने सबको लिफाफे दिए, तो मुझको उसने एक लिफाफा दिया। मैंने कहा अंकल जी ये क्या है? बेटा ये तुम्हारा किराया है। मैंने कहा नहीं अंकल जी, नहीं, मैं कविता से पैसे लूंगा सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने मुझे लिफाफा दिया। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें 500 50 के 2 नोट और 1 रुपया नोट, 101 रुपए जी। तो आप सोचिए 88 में 101 रुपए, 88 में 100 रुपए का मतलब है कि 11-12 हज़ार रुपए के आसपास है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं ये तो अंकल जी मेरा तो किराया 2 रुपए 10 है, 2-4 रुपए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारा इनाम है। तो मैं उसे ले आया। तो मेरे दिमाग में पहली बार जो लौटते हुए आई वो ये आई कि यार मैं कहानी भेजता हूँ, मैं लेख भेजता हूँ युगवार्ता को, उत्तर उजाला को, सन्मार्ग को, फिर वो स्वीकृत होता है, फिर छपता है, फिर उसके पैसे आते हैं, ये तात्कालिक मनी है। तो हाँ बिल्कुल, तो मेरा खर्चा चल जाएगा।
तो मैंने अगले दिन जाके हापुड़ की एक बाजार से, मुझे आज भी याद है, 52 रुपए का कुर्ता खरीदा, अच्छा, जिसमें वो बटन आते थे मेटल वाले लग के ना, चेन से लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और पैंट और जीन्स तो वैसे ही पहनते थे उस जमाने में, चली थी जीन्स, नई नई आई थी। तो तैयार हो गया कपड़ा, तो हम उसके बाद फिर बड़ौत गए, हम उसके बाद खेकड़ा गए, हम उसके बाद अनूपशहर गए सेनापति स्मृति कवि सम्मेलन में, हर जगह। फिर मन में कोई इच्छा नहीं जागी कवि सम्मेलन को लेके। अच्छा। तब भी ये लगा कि एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, इससे पैसा आ रहा है ताकि मेरी किताब आती रहे और मुझे ये परेशान ना होना पड़े कि कपड़े कहाँ से बनवाऊंगा या किताबें कहाँ से खरीदूं या कहीं घूमने जाना है तो क्या करूं। तो पहले साल में ही इतना पैसा कम गया कि मैंने उस जमाने में जो बहुत पॉपुलर एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी यामाहा RX 100, अच्छा, तो वो मैंने माशाल्लाह ग्रे कलर की ली, ग्रे कलर की 17,000 रुपए की आती थी वो, उसकी आवाज भी बहुत अच्छी होती थी। तो वो खरीद ली और हम कॉलेज के बड़े पॉपुलर, चूंकि सेकंड ईयर में तुम रेगुलर हो गए थे हापुड़ में, तो कॉलेज के सबसे पॉपुलर बॉय हो गए। फिर अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव प्रेम आया। उसने जिंदगी फिर 180 डिग्री मोड़ दी। उस लड़की ने मुझे काफी क्राफ्ट किया। अच्छा। एज ए पोइट, एज ए ह्यूमन बीइंग उसने बहुत क्राफ्ट किया। पिलखुआ में? नहीं, हापुड़ में वो रहती थी और वो एक दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी, गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पढ़ती थी वो। तो हम लोगों ने एक संस्था खोली थी अपने कस्बे में, पिलखुए में, सृजन। अच्छा। मैं जिसका संस्थापक था और तमाम हमारे दोस्त साथ में काम करते थे। इस समय जो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री हैं वो उसके कोषाध्यक्ष थे। अच्छा। हम ही ने बनाया था कि आप कोषाध्यक्ष। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था 10 फरवरी को, 10-11 फरवरी, 2 दिन का सृजन महोत्सव। अच्छा। तो उसमें एक दिन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन था और एक दिन उसमें भाषण प्रतियोगिता थी, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में अलग अलग कॉलेज से टीमें आई थी, तो उसमें उस कॉलेज की टीम में वो आई थी बोलने के लिए। वो एक पुजारी की बेटी थी। अच्छा। जो बाकायदा पौरोहित्य कर्म कराते थे। वो संस्कृत के जो पाठशाला चलती है, संस्कृत शाला, उसमें वो संस्कृत पढ़ाते थे। एक मंदिर में संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे उनसे संस्कृत पढ़ते थे, जो पढ़ते ना शास्त्री, उत्तमा, मध्यमा, इनके लिए संस्कृत पढ़ाते थे। तो उसको मैंने पहली बार देखा। तो जैसे कण्व के आश्रम में दुष्यंत ने शकुंतला को देखा होगा, मैंने उसे ऐसा देखा। क्योंकि उससे पहले मैं जब दिल्ली जा रहा था, मंडी हाउस जाता था या वो कॉफ़ी हाउस जाता था, वहाँ विष्णु प्रभाकर बैठे रहते थे, वहाँ पंकज बिष्ट बैठे रहते थे, वहाँ तमाम ये जो लॉबी है हमारे वामपंथी लेखन की और तथाकथित मुख्य धारा के जो लेखक हैं, ये सब लोग बैठे रहते थे, जो मेरे लिए बहुत आइडियल होते थे और आज भी हैं। हाँ, आप नामवर जी मिल जाते हैं आपको वहाँ कभी कभार। अगर दिल्ली आए हुए हैं तो काशीनाथ जी, दूधनाथ जी जैसे और बड़े लोग भी निश्चित रूप से वहाँ जाते होंगे। तो तमाम लोग बैठते थे। तो उसी तरह की लड़कियां और महिलाएं मैं देख रहा था अपने चारों तरफ। पहली बार मैंने एक ऐसी लड़की देखी जो बिल्कुल जमीनी है, उछल के चलने वाली, चहक के बोलने वाली, जिंदगी से भरी हुई। तो मैंने उसे पहली बार देखा उस दिन और उसने मुझे पहली बार देखा उस दिन। बातचीत हुई नहीं, होती नहीं थी बातचीत। तो जी। वो अपना पढ़ के अपना भाषण दे के चली गई। 2nd या 3rd आई थी वो। तो उसने भाषण दे लिया अपना। अच्छा। फिर 5-6 दिन की छुट्टी हो गई। फिर जो बीच में सहेली थी जो उसको लेके आई थी, पिलखुए की लड़की हमारी परिचित, तो वो घर आई थी। तो मैंने उससे पूछा कि वो तेरे साथ लड़की कौन थी जो आई थी, क्या करती है वो, उसके माँ बाप क्या करते हैं? तो वो हंसने लगी। तो मैंने कहा हंस क्यों रही है? बोले 3 दिन से वो यही पूछ रही है कि तेरे वो सर का भाई, मेरे भाई की विद्यार्थी थी वो। अच्छा। बोले तेरे सर का जो भाई है वो क्या करता है, वो कैसे है और वो और क्या करता है, घर का नाम क्या है, ये सब क्या है। तो ठीक हो गया। तो मैं मिलने चला गया उसके घर ही सीधे डायरेक्ट। अच्छा। अपने एक दोस्त को लेके उसी गली में। हाँ, बड़ा बहादुरी का काम था। उसी गली में मैंने जाके, हमारे एक मित्र थे जमील अहमद, आजकल वकील हैं वो, हापुड़ में वकालत करते हैं। तो जमील अहमद को मैंने कहा कि जमील चलो, एक प्रोजेक्ट है उस पर चलना है, ऐसा बात है। उसने कहा यार भाई। तो मैंने कहा नहीं चलो, कोई दिक्कत नहीं। हम गए, गली में गए तो गली में सामने से एक बुलेट आती मिली, उस पर 2 लड़के बैठे मिले। आगे हमारे एक बड़े भाई साहब के दोस्त बैठे थे, विकास भाई साहब के। तो पहले होता था ना भाइयों के पैर छूने, तो भाइयों के दोस्तों के पैर छूने। तो उन्होंने गाड़ी हमारी मोटरसाइकिल, हाँ रुको, हमने उनके पैर छुए। भैया कहाँ घूम रहे हो यार? तो मैंने कहा वो फला पंडित जी का मकान ढूंढना था।
तो जैसे ही मैंने कहा फला पंडित जी का मकान ढूंढना था, तो समझ बोले नहीं उनका क्या काम है। हाँ। मैंने कहा उनकी लड़की है ना, फला नाम है, उसका नाम बोला मैंने, उससे मिलना है। जैसे मैंने वाक्य बोला तो जो पीछे बैठा युवक था, हाँ। जो अच्छा खासा 25-23 साल का बड़ा खूंखार टाइप का लड़का था, उसकी ये तो काका उसका भाई था। भंगिमाएं उसकी बदली। अरे दादा रे। तो मैं तो पहचान गया तुरंत कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा अकेले अगर अमित भाई साहब होते, जो उनका नाम अमित था, तो मैं उनको बता भी देता कि भैया ये बात है। बट मैंने एकदम 180 डिग्री पे बात घुमाई। अच्छा। तो वो बोले कि उससे क्या काम है। तो मैंने कहा भाई साहब वो हमने ना अभी भाषण प्रतियोगिता कराई थी पिलखवे में, उसमें वो आई थी और अच्छा बोली थी। तो अभी यूनिवर्सिटी की टीम जानी है उज्जैन कालिदास महोत्सव में, तो मुझे लगता है कि पक्ष में मैं तैयार कर लूं और विपक्ष में वो तैयार कर ले तो यूनिवर्सिटी जीत जाएगी। अच्छा हमारे घर की ख्याति थी, डिबेटर सबसे अच्छे इस घर में हैं, सारी प्रतियोगिताएं ये बच्चे जीतते हैं, वो भी प्रशंसक थे। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आओ ये उसके भाई हैं। बोले ये विकास का छोटा भाई है। विकास नहीं है अपना इंग्लिश वाला। कहा हाँ। अच्छा उनके छोटे प्रोफेसर साहब के बेटे। बोले हाँ आओ बेटा आ जाओ। हम उनके घर गए साहब, वाह, बाहर पिताजी बैठे हुए थे। वो कुल मिला के अच्छा ही रहा ये। अरे सर वो पत्रा देख रहे थे। ये शॉर्टकट कहाँ मिल पाता? पत्रा देख रहे थे वो। अच्छा। और वो 3-4 उनके वो बैठी थी महिलाएं पूछने वाले दिन जी। तो उन्होंने बताया कि ये उसके विकास जो अंग्रेजी में प्रोफेसर है, जो पिलखवे वाले प्रोफेसर, उनका बेटा है छोटा। और अभी वो गई थी वहाँ भाषण में अपनी बहन के लिए, बोला ये वहीं से और ये टीम बना रहे हैं ऐसा करके। मैंने उनके पैर छुए, बोले अरे अच्छा अरे आपका तो पूरा परिवार बड़ा प्रतिभाशाली और विद्वानों का परिवार है, बहुत अच्छे। अंदर जाके आप मिलिए। हम अंदर चले गए, एक छोटी सी कुठरिया टाइप की ड्राइंग रूम थी, हम उसमें बैठा दिए गए। वो दोनों सज्जन जो भ्राता द्वय थे, वो दोनों जा रहे थे काम के लिए, किसी के लिए निकले थे। किंतु हम मिल गए। तो हमें केवल वो हवाले करके जाने का उनका काम था। तो उन्होंने आवाज लगाई जोर से, गुड डन। तो अंदर से 2 चोटियां और दुपट्टे यूं करके उछलती हुई एक लड़की, बीए की पहली साल की, हम सेकंड ईयर में वो फर्स्ट ईयर में आई। उसे लगा कि भैया आवाज लगा रहे हैं और दूसरे वाले भैया बैठे हुए हैं, दोनों दोस्त हैं। तो वो कुतिया जी भैया। जैसे उसने हमको देखा तो फ्रेम, आप कहते हैं फिल्म वाले, फ्रेम सीज हो गए बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये वो हैं, तो ये वो बता रहे हैं वहां जाना है मेरठ यूनिवर्सिटी की टीम लेके, और ये तुम लोग बात कर लो। ठीक है भाई तुम लोग बैठो, हम तो वहां जा रहे हैं, तुम लोग बात कर लो बच्चे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। जी भाई साहब। हम खड़े हुए, दोनों के पैर छुए, वो भी भाई साहब हो गए अब तो हमारे। आप तो बिल्कुल। उनके भी पैर छुए, वो दोनों भाई साहब निकल गए। अब देखिए आप दृश्य, आत्मविश्वास देखिए, वो निकले और पहला सवाल हीरोइन ने हमसे पूछा, बेवकूफ हो यहीं आ गए। यानी कि शी वाज रेडी फॉर दैट। बेवकूफ यहीं आ गए। तो मैंने कहा तो कहाँ जाता, कहाँ जाऊँ, कॉलेज पीछे। मैंने कहा नहीं तो मुझे बता देते, किसी बोल देते, बबीता को बोल देते, जो उसके बीच में सहेली। मैंने कहा नहीं मुझे बताया वहाँ रहती है। मैं आ गया। अच्छा जी हाँ की बात हो गई, बात खत्म हो गई। ये चला 6-7 साल। बट उसकी अच्छी बात क्या रही, जैसे मैंने उसको कहा कि अगर मैं खत लिखूं तो किसको थ्रू भिजवाऊं, बबीता का। उसने कहा खत क्यों लिखोगे। तो मैंने कहा अगर कुछ बात कहनी हो, याद आएगा। तो बोले तुम तो कवि हो ना, तो पत्र क्यों लिखोगे। वाह, ये तो गली के लड़के लिखते हैं। अरे तुम कवि हो, तुम कविता लिखो। और किस पे लिखोगे कविता जी। मैंने कहा तुम हाँ तो मुझ पे कविता लिखोगे ना, तो कविता लिखो जब मन में आया कविता। तो मैंने कहा पहुंचेगी कैसे। तो उनकी गली के मोड़ पे एक साप्ताहिक अखबार छपता था। अच्छा। शहर का। अच्छा। वो संपादक जी भी हमारे बड़े प्रशंसक थे और हमारे, तो बोले उनको दे देना, आजाद अंकल को वो छाप देंगे। छापते हैं तुम्हारी कविताएं वो। वाह। मैंने कहा ठीक है। तो हमारा काम हो गया कि कविता लिखी, उसी आजाद अंकल को दी, और आजाद अंकल क्या पहली प्रतियां उनके गली में जाती थी, गली के मोड़ पे ही प्रेस थी वो, पता नहीं क्या तो उस नाम था उस अखबार का। हमने लिख दी, भेज दी, उन्होंने पढ़ ली। तो आप समझिए कि अरसे बाद मुझे फिर जॉन एलिया का शेर सुनाई दिया कि यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, दिल के डाकिये के पास, यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, जाने किस किस के लिए पैगाम हैं, जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम। तुम्हारे, वाह 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 वाह। तो मैंने जनरली जितने गीत लिखे, हार गया, तनमान और ये सब बेसिकली खत हैं जो मैं लिखना चाहता था। मैंने कभी चिट्ठी लिखी नहीं, पर मेरा बड़ा मन था कि मैं उसे खत लिखूं, तो ये लिखे। फिर सुनाइए ना उस वक्त का कुछ। जैसे उसका जन्मदिन था 18 फरवरी। तो अब जन्मदिन पे आप कविता कैसे पहुंचाओ, वो छप नहीं रहा था अखबार वो बाद में जाएगा, जन्मदिन पहले बीत जाएगा, पहले कैसे दे दो, बाद में कैसे दो, जन्मदिन के दिन दे दी। तो दिल्ली ए पर एक कार्यक्रम आता था पत्रिका। अच्छा। रेडियो पर जी। रेडियो में मैं काम करता था उस जमाने में, युग वार्ता में, उसमें युगवाणी में। तो
अरविंद कुमार जी उस समय स्टेशन डायरेक्टर थे, वहाँ स्टेशन डायरेक्टर थे या हिंदी देखते थे मुझे याद नहीं, दिल्ली ए में। वो हम लोगों को बुलाते थे, तो मैंने उनसे वो वाला स्लॉट ले लिया जिस दिन उसका जन्मदिन था। और पत्रिका कार्यक्रम में फिर मैंने गीत लिखा। अच्छा। बांध दूं चांद आंचल के एक छोर में, बांध दूं चांद आंचल के एक छोर में, मांग भर दूं तुम्हारी सितारों से मैं, क्या समर्पित करूं जन्मदिन पर तुम्हें, क्या समर्पित करूं जन्मदिन पर तुम्हें, पूछता फिर रहा हूँ बहारों से मैं, बांध दूं चांद आंचल के एक छोर में। और उसको सूचना भिजवा दी कि इतने बजे अच्छा दिल्ली ये खोल लीजिए, आपका जन्मदिन संदेश वहां मिल जाएगा। बहुत ही तो कितना अनोखा प्रेम जो है वो उसने बड़ी चमत्कारिक परिवर्तन जीवन में किया। वो चला लगभग मेरी नौकरी लगने तक। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने हिस्ट्री टॉप की, विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल लिया और नेवर बिफोर परसेंटेज आई मेरी, यूनिवर्सिटी के इतिहास में नहीं आई थी वो। अब आ गई हो तो मुझे पता नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन तब तक नहीं आई थी लिटरेचर में उतनी परसेंटेज। नौकरी लगने तो प्रेम ने बेहतर बनाया आपको? प्रेम ने दृष्टि दी, मनुष्यता की दृष्टि दी कि जो दूसरे लोग आपसे प्रेम करते हैं या दूसरे लोग जो आपके प्रति हैं उनको हर्ट नहीं करना है, या मतलब उसने मुक्त किया। जो भी कहता है कि प्रेम बांधता है, प्रेम बंधन है, मैं उससे असहमत हूँ। प्रेम मुक्त करता है, दुनिया बांधती है जी, प्रेम तो मुक्त करता है। एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था एक युवती के बारे में कि व्हाट डज बीइंग इन लव विद हर डू टू यू। तो मैंने कहा मुझे बेहतर इंसान बनने की इच्छा होती है। तो ये जो आई थिंक ये भी जो सोचा जाता है कि प्यार एक डाइवर्जन है या चीज़ों से रुकता है। मैं तो कुछ नहीं होता अगर प्रेम नहीं होता। मैं 200% कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी ऊर्जा जो है वो प्रेम ही थी उस वक्त, उसकी सात्विकता थी जी। ये बहुत अच्छा हुआ कि इतने वर्षों में लगभग 7 साल तक मैं उस प्रेम में था। हम लोग शायद 10-11 बार मिले होंगे टोटल। नियमित नहीं मिलना है, नियमित बातचीत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है, कैरियर बनाना है, जानना है और दुनिया भर की सारी तृष्णाओं से अलूफ रहना है, क्योंकि आपका समर्पण इतना ज़्यादा है। तो हाँ, तो मेरी कवि के रूप में सफलता भी प्रेम की वजह से है और मेरी मनुष्य के रूप में सफलता, ब्रांड के रूप में सफलता, वो मेरी पत्नी की वजह से, वो भी प्रेम की वजह से। क्योंकि उसके बाद फिर जीवन में एक डिप्रेशन का टाइम आया कि जब वो नहीं बन पाई रिश्ता, वो जो है वो अपने आप में किसी रिश्ते में नहीं बदल पाया वो प्रेम सामाजिक रूप से। उसके अनेक कारण रहे जी। जो सामाजिक षड्यंत्र होते हैं, जो फैमिलीज में लेयर्स होती हैं, है ना। वो मैं जब भी शिव बटालवी का बीबीसी का इंटरव्यू देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार तेरे वक्त पे भी थी भाई, मेरे वक्त पे भी थी। अब कोशिश ये है कि अगली जमात जो है उसके वक्त पे ना हो जाए, बस किस तरीके से। तो वो नहीं हो पाया। देन वो फिर एक 3-4 साल का एक ब्लैंक पीरियड चला। फिर दोबारा कवि सम्मेलनों में मैं सक्सेसफुल था, असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुका था। सक्सेसफुल इन द सेंस कि जाता था, लोग बुलाते थे, पैसे आते थे, सैलरी से दुगने पैसे आते थे। जितनी सैलरी मिलती थी उससे दुगने पैसे लिफाफे में आते थे। कहाँ नौकरी करते थे आप? मेरी पहली नौकरी लगी श्री गंगानगर जिले में पीलीबंगा में। अच्छा। इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मैंने 1 वर्ष पढ़ाया। उसके बाद अगले साल मेरा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हो गया और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तब मेरी नौकरी लगी शाहपुरा भीलवाड़ा, पहला पोस्टिंग। फिर वहाँ से ट्रांसफर होकर मैं भरतपुर गवर्नमेंट कॉलेज में आया, गर्ल्स कॉलेज में, राजकीय कन्या महाविद्यालय रामेश्वरी देवी, वहाँ आया। फिर 2000 में मेरा गाजियाबाद में लाजपत राय कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया। तो मैं मम्मी पापा के पास आने के लिए, घर के पास आने के लिए वहाँ से छोड़ के चला आया। तो भाई इनको कोई हमारे बारे में सूचना नहीं है। इनमें भी कोई बकरियों का कवि होगा। वो भी कुछ अपने से कह रहा होगा। तो फिर 2-3 साल का बड़ा वैसा पीरियड रहा जी। और फिर जब मैं शाहपुरा गया 95 में जॉब करने के लिए, 2-1 साल ज्वाइन करके, तो वहाँ मेरी पत्नी मुझे मिली जो ज्योग्राफी की असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे साथ ही अपॉइंटमेंट होकर आया था, उनका उसी बैच में। तो वो बहुत ही भोली, बहुत ही ग्राउंडेड। उनका नाम क्या है? मंजू जी। दोबारा मैंने देखा कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। फिर हम लोग मैत्री में रहे कुछ वर्ष, फिर हमें प्रेम भी हुआ। उसको सचमुच में उसके जीवन में पहली बार प्रेम आया था।
तो उसके लिए तो बहुत ही चमत्कारिक अनुभव था। और संयोग से वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि कवि सम्मेलन क्या होता है, इसमें पैसे भी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। उसको लगता था सेमिनार्स हैं। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई तो वो देखने के लिए आई मुझे, अपने संस्कृत की जो प्रोफेसर थी लड़की उसके साथ। तो उसने मुझसे कहा कि क्यों इतनी सेमिनार्स में आप जाते हो। उसको अंदाजा ही नहीं था। उसको तो फिर किसी ने बताया, एक हमारी प्रोफेसर बैंक गई होंगी, तो मैंने पूछा बैंक के उससे कैशियर से कि भाई हमारी सैलरी का क्या हिसाब किताब है, क्या बता दो कितनी आ गई इसने। मैंने कहा आपकी सैलरी पूछनी, आपने साल भर से सैलरी ना निकाली। आपका तो ऐसे ही चलता रहता। तो उन्होंने आके उसे बताया कि अरे विश्वास को तो बहुत पैसे मिलते हैं, ये जाता है जो रात को कविता सुनाने। तब उसको, हालांकि अब भी उसे पैसे वैसे का, इतने वर्ष हो गए शादी के, उसको किसी प्रकार का उससे वो नहीं है। तो कुमार विश्वास को, कुमार विश्वास ब्रांड बनाने में उसका योगदान है। अच्छा। जीवन को नियमित करने में, पारिवारिकता में इन्वॉल्वमेंट, मेरा निजी रूप से बहुत ख्याल रखने में कि चीज़ें कैसे चलेंगी, क्या होगा, और जो बेसिक मनुष्यता है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लालच नहीं करना है, ये षड्यंत्र नहीं करना है, इससे बचाने में उसका बहुत योगदान है। एक होता है ना घर में पत्नियां होती हैं जो कहती हैं नहीं नहीं आप आगे बढ़ो, आप ये करो, आप ये करो, वो करो। नहीं 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 ठीक है। वो अब भी कहती है मुझसे कि बहुत तो है, ठीक तो है। प्रोफेसर है वो एनवायरमेंटल साइंसेस की, तो लगता है ठीक तो है, क्यों करते हो। ये स्केच है छोटा सा। काम इतने सारे हैं काम इतने सारे हैं, एक हम बेचारे हैं। बिल्कुल। ये स्टेटमेंट है। शरीर और चारों तरफ के जो लोग हैं वो तो आपको बीच बीच में सूचना देते रहते हैं कि भाई थोड़ा गति धीमी करो, बहुत कब से मेहनत कर लो। हाँ स्लो। ये उसी का नतीजा है। इसका नतीजा है स्लो। तो ये वो वक्त है जिसमें सोच में संघर्ष चलता रहता है। कोई ऐसा कौन सा पल था जब आपको लगा कि आप मशहूर हो गए? मुझे अभी भी नहीं लगता। मुझे अभी भी नहीं लगता। मुझे लगता है देखिए क्या है कि लोकप्रियता पैसे की तरह, शक्ति की तरह एक मतलब तुलनात्मक टर्म है। बिल्कुल एक तुलनात्मक बात है। यश ने आपको कैसे बदला? यश ने एक तो निजता को ख़त्म किया, जो आपकी एक पर्सनल स्पेस है जिसमें आप चाहते हो कि आप पिलखवा जाओ, जिसमें आप चाहते हो कि आप हापुड़ के कचहरी चौपले पे चाट खाओ, गोलगप्पे खाओ। अभी भी करना चाहते हैं वो सब? बहुत ज़्यादा। तो वो ख़त्म हो गई। यश ने जो मैत्री है उसका स्पेस बहुत छोटा कर दिया। मित्र तो वैसे ही नहीं थे मेरे पास, बहुत कम थे, क्योंकि मेरा जीवन बड़ा अब्रप्ट रहा कि एक फेलियर रहा मैं। तो मित्रों ने उस समय, कस्बाई मित्र होते हैं, ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी सक्सेस आई, थोड़े और मित्र थे या पुराने कुछ मित्र रिवाइज हुए। कुछ मित्र पॉलिटिक्स खा गई। उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनके सत्ता का जो अहंकार था वो उन्हें मैत्री के संकुल से बाहर ले गया। फिर जो मैत्री बनती हैं तो फिर आपके ब्रांड के साथ बनती हैं जी। जैसे मेरी गज़ल का एक शेर है कि उसी की तरह मुझे सारा ज़माना चाहे, उसी की तरह मुझे सारा ज़माना चाहे, वो मेरा होने से ज़्यादा मुझे पाना चाहे। वाह वाह। ये आपके साथ होती होगी? वाह, सबके साथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो है वो मेरी बीवी है। अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरी 2 बेटियां हैं, और जैसे कि लड़कियां होती हैं कि पापा की परियां होती हैं लड़कियां, मतलब माएँ ज़्यादा काम करती हैं। हालत ये है कि मेरी छोटी बेटी, उनके नाम क्या है? बड़ी का नाम घर में तो पोयम है। अच्छा, अरे वाह। और वैसे उसका नाम अग्रता है। अच्छा। तो पोयम, जब वो पैदा हुई तो मैंने उसका नाम पोयम रख दिया। तो उस समय डॉक्टर्स भी बहुत हंसते थे, जैसे डॉक्टर के पास लेके जाओ तो बोले क्या नाम है इसका? पोयम। फिर अच्छे कहते थे अच्छा आप पोइट हैं इसलिए पोयम है। पर अंग्रेजी नाम रखना नहीं था जी, तो इसलिए उसका नाम अग्रता है। और दूसरी जो है वो उनका नाम है कुहू। अच्छा। क्योंकि वो जब पैदा हुई तो उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी प्यार से बोली, उसकी माँ ने उसका नाम रखा कि इसका नाम मैं कुहू रखूंगी।
तो या ये हो सकता है कि मैं जहाँ घर में रहता हूँ मैंने चारों तरफ पेड़ बहुत लगा रखे हैं और मेरे सामने जो नीम है और एक पिलखन का पेड़ है। पिलखन समझते हैं आप? नहीं। बड़ के वंश का है। अच्छा। काफी झूले हैं, मेरा ही लगाया हुआ है, 20 साल पुराना पेड़ है। अच्छा। उस पे कोयल बहुत ज्यादा है, तो वो सुबह शाम मौसम में कू कू करती रहती है। तो मेरी पत्नी ने शायद उस वक्त पे प्रसव के दौरान ज्यादा सुना होगा, तो उसका पहले से मन था कू रखेंगे। तो 2 बेटियां हैं और अच्छी बात यह है कि दोनों मेरी निजी पहचान के घेरे से बाहर हैं। दोनों का बहुत मन नहीं है और दोनों, अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि जब आप सेलिब्रिटी तो नहीं पर मिड सेक्स सेलिब्रिटी आप हो जाते हैं जी। कि शहर कस्बा पहचानता है, एयरपोर्ट पे जाओ तो CISF आ जाती है और एयरपोर्ट लॉन्च खुलती हैं और लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। वो इससे बाहर हैं और वो इस यश की जो आउटकम है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इससे बाहर हैं। पढ़ना लिखना, अपना जीवन जीना, पारिवारिक जीवन जीना, वो उनकी दोनों की रुचि में ज़्यादा है। क्या क्या करनी है? बड़ी जो है उन्होंने ग्रेजुएशन किया, एक विश्वविद्यालय है, बड़ा मशहूर बिजनेस स्कूल है, वॉरिक बिजनेस स्कूल, लंदन से 40 किलोमीटर दूर, वहाँ से उन्होंने किया। और फिर उसके बाद चूँकि MBA से पहले उन्हें पढ़ना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली एक मल्टीनेशनल कंपनी में लंदन में ही। तो जितना वो कमाती हैं उतना वो खर्चा कर देती हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत मुझसे भी ले लेती हैं। छोटी जो है वो 12th कर रही हैं ऑनर्स साइकोलॉजी, हम तो साइकोलॉजी बोलते थे, उन्होंने हमको सिखाया कि नहीं हम लोग ग्रेजुएशन बोलते थे, ग्रेजुएशन हम लोग, वो हमारे टाइम का जो उच्चारण है वो अलग था, उनका अच्छा है। तो वो साइकोलॉजी कर रही हैं, तो उनका मन है कि वो उसकी सोशल साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने। आपका जो पब्लिक पर्सोना है वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, लोगों को खुशियाँ देते हैं, ऐसे ही हैं आप या इसमें कहीं एक कभी कभी मुखौटा भी पहनना पड़ता है? मुखौटा पहनना पड़ता है, खासतौर से पब्लिक अपीयरेंसेस में बहुत ज़्यादा होता है ये बात कि लोग आपको ऐसा पसंद करते हैं कि आप मुस्कुराते रहें। फिर दूसरा क्या है कि दुख तो निजी संपत्ति है, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, पर आपका हर पल डॉक्यूमेंटेड है। आप एक शादी में घुसे, आप एक पारिवारिक उत्सव में गए और फिर आप जनता के हैं, फिर आपको कोई धीमे से इसमें स्नीक इन नहीं होने दे रहा है कि आप कहीं भी कोने में बैठ के सूप पी रहे हैं, या आपको वो काशीपुर वाली बहन जी मिल गई हैं, अलका बहन जी, और आप बहन जी से बात कर रहे हैं, बहन जी आपसे बात कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप अलका बहन जी के पास भी बैठेंगे तो वेटर जो आएगा वो करने, वो भी आपसे सेल्फी मांगेगा, अरे साहब एक सेल्फी ले लूँ साहब, तो पहली निजता पे चोट कर दी उसने। तो एक तो ये बड़ी समस्या है। एक ये भी बड़ी समस्या है कि वो रहीम का एक दोहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठलइए लोग सब बांट न लइए कोई। बट आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, आपके ट्विटर पर 70 लाख लोग हैं, आपके फेसबुक पे 40 लाख लोग हैं, आपका वीडियो मिलियंस में देखा जाता है, तो आप उन बच्चों को, उन लड़कियों को, उन बेटियों को, उन दोस्तों को, उन पिताओं को आप डिप्रेशन में नहीं डाल सकते, उनको दुखी नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको तोड़ती हैं, पर मुझे लगता है कि ये कवि के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो मैंने इस बीच जो लिखा वो सब मैं ना लिखता जो पॉपुलर हुआ। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था और मेरी पत्नी भी वहाँ पढ़ाती थी, तो हमारी एक इंग्लिश की प्रोफेसर थी लता शर्मा, पढ़ने लिखने वाली महिला थी, हंस वंस में छपती थी। तो वो मुझे जब भी मिलती थी तो मुझे कहती थी, मैं उन्हें प्रणाम करता था, माते बोलता, माते प्रणाम, बड़ी सीनियर थी, तो मैं उससे कहती थी वत्स भग्न हृदय भाव, ईश्वर तुम्हारा हृदय तोड़ता रहे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसे क्यों बोलती हो उसको? बोले ये कवि है, इसका जितना ज़्यादा मन टूटेगा ना उतना बढ़िया लिखेगा। तो ये कुछ निजी दुख है और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं। बेटे कैसे रहे आप? मेरी माँ के लिए मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ पहले से ही। मेरे पिताजी के लिए मैं ज़रूर एक क्रांतिकारी टाइप का बालक रहा, तो उससे वो कष्ट में रहे बहुत ज़्यादा, और उसमें भी कोई ख़ास कष्ट नहीं था। वो उस फ्रेम से बाहर नहीं सोच पाते थे कि एक नौकरी लग जाए, एक प्रिया का स्कूटर हो, एक 2-3 कमरे का मकान हो, बच्चों को पढ़ाएं ठीक से, तो इससे आगे नहीं सोच पा रहे थे, तो थोड़ा सा कष्ट था। अब मुझे कहते तो नहीं है दोनों, लेकिन मुझे सूचना मिलती है घर से भी और लोगों से भी कि वो मुझसे बहुत खुश रहते हैं, मतलब। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि
जो आयु ईश्वर उनको दे रहा है, जितनी अधिक दे ईश्वर करे, प्रार्थना है मेरी। मैं उसमें जो अधिकतम कर सकूं वो कर पाऊं मैं। हम जैसे लोग थोड़ा एक कवच सा बना लेते हैं अपने आसपास कि हमें बहुत सी चीज़ें टच नहीं करती, उस मोमेंट में हम होते नहीं हैं। हम हज़ारों लोगों के सामने होते हैं पर शायद कभी किसी का कुछ कहा या तो अभी भी ऐसी कैसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रूली टच करती हैं? ये एक बड़ी समस्या है कि संवेदना के व्यापार में संवेदना धीमे धीमे आपके लिए कारोबार बन जाती है जी। और व्यापारी जो है, जो कम्युनिकेटर है, जो क्रिएटर है, जो आप भी हैं जी। कहानी में, हम कविता में हैं। हमको कुछ दिन बाद लगता रहता है हम बाहर खड़े हैं, ये काम है, मैं ये कर रहा हूँ। खास तौर पे कवि सम्मेलन की परफॉर्मेंसेस में तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मैंने 3000 से ज़्यादा रातें पढ़ ली, लेकिन ऐसा बहुधा ही कम होता है जहाँ मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता उस दिन। अच्छा। और बीच में तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे लगा ये कोई मानसिक समस्या है, क्योंकि मैंने कई प्रोग्रामों में भारी भीड़ के बीच खुद को परफॉर्म करते हुए देखा था, साइड में खड़े होके। जिनमें से एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन मुझे याद है, वो होता है भोपाल में जी। वर्ष प्रतिपदा पर, जब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। वो उसमें चारों तरफ भीड़ होती है, हर तरफ, इधर भी भीड़, इधर भी भीड़, लगभग 50-60 हज़ार आदमी होता है। और बड़े मन से मैं सुना रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि लगभग 5-10 मिनट ऐसा वक्त आया कि मैं खुद को नीचे खड़े होकर देख रहा था। और मैं जो वहाँ खड़ा था, मैं साइलेंस में था कंप्लीटली, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे सिंपली कुमार विश्वास दिख रहा था यूं करके परफॉर्म करता हुआ, यूं हाथ करा तो तालियां उठी, यूं 2 बार हाथ मार के मैंने एक टिप्पणी पढ़ी तो तालियां उठी, मैंने पीछे मुड़ के किसी कवित्री को या कवि को कुछ कहा तो ठहाका उठा, मैंने देखा। फिर वो ऐसा कई बार हो गया, 4-5 बार हुआ। तो फिर मुझे लगा कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर मैंने एम्स में बात की, हमारी एक दोस्त है एंकर आज तक की, उनको मैंने बताया। वो और मैं कुछ शूट करने गए थे कहीं, शायद बनारस या कहीं। तो मैंने उसको बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम लग रही है कुछ दिन से। तो उसने मुझे कहा कि आप सीरियसली लो इसको, और मैं कॉल कर देती हूँ, आप फलां से मिल लो। तो मैं एम्स के न्यूरोलॉजी के जो हेड थे उनके पास गया। तो फिर उन्होंने वो मशीन में डालते हैं ना अंदर तक, टक 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 करती रहती है वो MRI, और वो टोपा वोपा लगा के सिर में जो करते हैं वो सब किया। उसमें कुछ निकला ही नहीं, कुछ भी नहीं, उसमें क्या पकड़ में आता था, सिर्फ कवि हृदय था। फिर मैं एक बार ध्यान के लिए गया ऋषिकेश जी। तो वहाँ एक वशिष्ठ गुफा है नीचे ऋषिकेश के रास्ते में, वहाँ एक पावर सेक्रेटरी एक्स केरल सरकार के जो थे वो सन्यासी हो गए, वो थे वहाँ। तो मैं 2-3 दिन था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कुछ पूछना चाहते हो, शायद यू डू वांट टू आस्क समथिंग, लग रहा है। तो मैंने उनसे 2 बातें पूछी थी, दोनों बातों का उन्होंने निराकरण किया। ये बात हो गई 2009-10 की। उसके बाद चीज़ें स्थिर हो गई हैं, फिर मज़ा आने लगा। तो मैंने उनसे पहली बात तो ये पूछी कि मैं जिन लोगों का भला करता हूँ, जिनके लिए ज़िंदगी में कुछ अच्छा करता हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो नहीं मिलते तो गुस्सा आता है, या वो मेरे खिलाफ काम करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, प्रतिहिंसा भयंकर जागती है उनके खिलाफ, क्रोध जागता है कि इनका क्या बुरा कर दूँ, इस आदत से कैसे बाहर आऊँ, बहुत अधिक बदले की भावना आती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पूछा कि ये जो लोग हैं जिनके लिए तुमने अच्छा किया, मदद की, ये मदद नहीं करते पलट के ना? मैंने नहीं करते। बोले क्या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्हें तुम कभी नहीं मिले थे, कोई मदद नहीं की थी, उन्होंने बहुत मदद की तुम्हारी, तुम्हें बहुत आगे पहुंचाया? मैंने कहा ऐसे तो बहुत लोग आए हैं। तो बोले बस ये वही लोग थे, ये नाम, चेहरा, पता, जगह बदल के आए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पावर ग्रिड में काम करता था, तुम पावर ग्रिड समझते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले पावर ग्रिड में क्या होता है, इस देश के चारों तरफ एक पावर की ग्रिड है, उसमें बिजली यहाँ बनती है नरोरा में, है ना, सिंगरौली में, और वो छोड़ दी जाती है, लेकिन वो निकलती बनारस में है, निकलती इलाहाबाद में, जहाँ छोड़ी जाती है वहाँ से नहीं निकलती। तो इस दुनिया के चारों तरफ एक बुराई का और अच्छाई का पावर ग्रिड है, नेकी और बदी का। आप यहाँ से नेकी बना बना के छोड़ते रहिए, आपको जंगल में मिलेगी, निपट जंगल में कोई नहीं होगा, वहाँ आपको खड़ी मिलेगी। आप यहाँ बदी छोड़िए, बदमाशियाँ छोड़िए, नीचताएँ छोड़िए, आपको एकदम सही जगह पे आपको
आपकी वो मिलेगी खड़ी हुई नीचता। तो एक समाधान ये हो गया। दूसरा मैंने उनसे ये कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं लॉस्ट हो जाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा ये तो अनहद है, इसका तो मजा लो, और ये जो तुम्हारा 5-5, 10-10 मिनट का है, 6-6 मिनट का, ये तो छोटा है, ये 24 आवर्स का होना चाहिए, 24 घंटे बाहर खड़े होकर देखो तुम। बट इसमें फिर ये सब छूट जाएगा तुम्हारा, ये सब जो तुम करते फिरते हो, और ये सब कुछ पता नहीं वहाँ क्या होगा, कब कहाँ गाओगे। तो फिर वो मेरी समझ में आ गया कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये अनाद है। ये अब भी जागता है कभी कई बार। चलते चलते कुछ तो सुनाना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जी। बड़ी ऑटोबायोग्राफिकल कविता है। जी। तो हम अक्सर बातें करते हैं प्रेम में कि शादी हो जाएगी तो बच्चों के क्या नाम रखोगे, पहली बेटी होगी तो क्या रखोगे, बेटा होगा तो क्या रखोगे। तो मेरी एक कविता है कि बच्चों के क्या नाम रखे हैं, बच्चों के क्या नाम रखे हैं। भाषण देने कभी गया था मथुरा के कोई कॉलेज में, भाषण देने कभी गया था मथुरा के कोई कॉलेज में, रास्ते भर खाने के पैसे बचा लिए थे। कॉलेज देता था ना पैसे जी, एक जाने का, एक आने का, एक खाने का। रास्ते भर खाने के पैसे बचा लिए थे और खरीदे थे जो मैंने जन्मभूमि वाले मंदिर से। मुझे देख जो मुस्काते थे नटखट शोक इशारे करके, तुम्हें देख जो शर्माते थे सहज रास आंखों में भर के, कोने में आले में चुपचाप अधर पर वेणु टिकाए, अभी तलक भी क्या छलिया घनश्याम रखे हैं। वाह वाह वाह, बच्चों के क्या नाम रखे हैं। बहुत सुंदर। ठोड़ी के जिस तिल को मैंने विदा समय पर चूम लिया था, आंसू की बरखा से भीगे ठोड़ी के जिस तिल को मैंने विदा समय में चूम लिया था, और कहा था मन मत हारो तुमसे अनगाया गाया है, और कहा था मन मत हारो तुमसे अनगाया गाया है, तुमको खोकर भी पाया है। चाहे मैं धरती भर चूमूं, चाहे मैं दुनिया भर घूमूं, धरती भोगूं अंबर चूमूं, दर्पण में इस तिल को जब भी कभी देखना यही समझना, दर्पण में इस तिल को जब भी कभी देखना यही समझना, ठोड़ी पर ये तिल थोड़ी है, ठोड़ी पर ये तिल थोड़ी है, दुनिया की नजरों से बचकर मेरी भटकन रखी हुई है, मेरे चारों धाम रखे हैं। बच्चों के क्या नाम रखे हैं, बच्चों के क्या नाम रखे हैं। सच बतलाओ, सच बतलाओ नए प्रसाधन के लेपन में, नए प्रसाधन के लेपन में जिसमें भी तुमको मैं दिखता था, गोरे गोरे मुखड़े, गोरे गोरे चांदी के मुखड़े वाली थाली में अभी तलक क्या मेरे शालीग्राम रखे हैं। बच्चों के क्या नाम रखे। आखिरी बंद है इसका, बच्चों के क्या नाम रखे हैं। सरस्वती पूजन का दिन मेरा जन्म दिवस भी है जो, सरस्वती पूजन का वह दिन मेरा जन्म दिवस भी है जो, बांधी थी जो रंग बसंती वाली साड़ी, फॉल ढूंढने का जिसको मैं 3-3 बाजारों तक खुद फैल गया था। वाह। बांधी थी जो रंग बसंती वाली साड़ी, फॉल ढूंढने को जिसका मैं 3-3 बाजारों तक खुद फैल गया था। लव स्टोरी की VCD या बीएड की गाइड हो, या सीट घेरनी हो सियाने की बस में मौसी के घर जाने को, ऐसे सारे गैर जरूरी काम जरूरी हो जाते थे एक तुम्हारे कहने भर से। वाह। बीएड की गाइड हो या हो लव स्टोरी की VCD, सीट घेरनी हो मौसी के घर जाने में सियाने की बस में जैसे, ऐसे सारे गैर जरूरी काम जरूरी हो जाते थे एक तुम्हारे कहने भर से। अब जिसके संग बिता रही हो हंस हंस कर अनमोल जवानी, अब जिसके संग बिता रही हो हंस हंस कर अनमोल जवानी, उस अनदेखे उस अनजाने भाग्य बली के हित भी क्या ऐसे कोई गैर जरूरी काम रखे हैं। बच्चों के क्या नाम रखे। वाह 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 वाह, बहुत 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 खूबसूरत। बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देता हूँ वो रैपिड फायर यस नो, लेकिन यहाँ कुछ रैपिड नहीं है। तो ऐसे रहें आप, थोड़े दीवाने, थोड़े पागल, और सरल और सहज, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद है हम और मिलेंगे निश्चित रूप से। और गांव कनेक्शन का थैंक यू कि मेरा गांव कनेक्शन जुड़ा। और मुझसे किसी ने पूछा था स्लो इंटरव्यू क्या है, जी।
मैं किसी को बोल रहा था कि मुझे वहाँ जाना है और स्लो इंटरव्यू करना है। मुझे स्लो इंटरव्यू क्या है? तो मैंने कहा कि हम छोटे थे था तो हमको भूगोल के अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी घूमती है। तो हमको 2-3 साल कंफ्यूजन रहा कि यार या तो ये पागल है या हमको समझ रहा है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो हम भी घूमते। लेकिन क्या है कि हमारा अस्तित्व और पृथ्वी की विराटता, इसके बीच में इतना अंतर है कि हम उसका घूमना कभी भी जान ही नहीं पाते, उसका विस्तार इतना बड़ा है। तो बेसिकली स्लो का मतलब स्लो हो जाना नहीं है। यहाँ जिंदगी ठहर नहीं गई है, यहाँ जिंदगी प्रकृतिस्थ है, इंट्यून्ड विद नेचर है। ओरिजिनल स्पीड है वो ये है, दिस इज नॉट स्लो, दिस इज ओरिजिनल इंटरव्यू एंड ओरिजिनल स्पीड। वो जो है वो तो ज्यादा वेलोसिटी है। थैंक यू, मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।